नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अरविंद जी भास्कर। शायद परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं परिचय दे देता हूँ। ये अपने शेखावाटी के बड़े इतिहासकार हैं, लेखक हैं और प्रिंसिपल भी हैं। फिलहाल लालासी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। जी। तो इन्होंने काफ़ी बुकें लिखी हैं और शेखावाटी के इतिहास पे विशेष करके किसानों के जो किसान आंदोलनों के इतिहास है उन पे इन्होंने काफी शोध किया, तो उन सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे। तो अरविंद जी, सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय एक बार सभी फॉलोवर दर्शकों को दे दें, फिर अपन उस पर आगे शुरुआत करेंगे। जी, मैं अरविंद भास्कर वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासी में प्रिंसिपल हूँ और करीब 18 साल मुझे राजकीय सेवा में आए हुए हो गए हैं। जी। पहले मैं इतिहास का लेक्चरर था, 10 साल मेरी जॉब रही लेक्चरर की, और ये सारी जो जॉब थी मेरे लेक्चरर की वो बलारा में रही। उसके बाद में मैं प्रिंसिपल रहा और ये चौथी स्कूल है जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ। इससे पहले मैं 3 जगह रह चुका हूँ। अरविंद जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप इतिहास विषय को चुना, जी, तो इसके पीछे क्या कारण है? इतिहास विषय को चुनने के पीछे सर मेरे दोस्त महेश शर्मा का बड़ा योगदान है। हम साथ साथ में पढ़ते थे और जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब तक मेरे इतिहास सब्जेक्ट नहीं था। वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसको पता था कि भाई ये मेरा साथी अच्छे नोट्स वगैरह बनाता है, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि अपने को आरएएस की तैयारी करनी है। और उस समय आरएएस में 2 सब्जेक्ट का चयन करना होता था। एक मेरा राजनीति विज्ञान बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और दूसरा मैंने कभी इतिहास पढ़ा नहीं था, तो उसने कहा कि तुम इतिहास से एमए कर लो ताकि 2 सब्जेक्टों में दिक्कत नहीं रहे। तो मैं भाई महेश का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे मोटिवेट किया और यहाँ तक पहुँचाया इस क्षेत्र में। अच्छा, आपने इतिहास चुन लिया, लेकिन आपने फिर ज्यादातर शेखावाटी के जो किसान आंदोलन है उसके इतिहास को आपने शोध का विषय बनाया, एक स्वतंत्र तौर पे शोध का विषय बनाया। जी। तो मैं सबसे पहले आपसे जानकारी चाहूंगा कि शेखावाटी का जो किसान आंदोलन का इतिहास रहा है, आज आप उस पर थोड़ा सा सभी फॉलोवर और दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये शुरू हुआ, क्या क्या इसमें घटनाएं हुई और किस तरह का ये आंदोलन था। मतलब किसान आंदोलन के साथ साथ ये सामाजिक भी असमानता के खिलाफ था, आर्थिक आंदोलन भी था। उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। किसान आंदोलन के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब राष्ट्रीयता का दौर स्टार्ट हुआ, कांग्रेस ने यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन करने शुरू किए। उस दौर में कुछ इस प्रकार की घटनाएं, कुछ इस प्रकार के अनुकूल परिस्थितियां लोगों के सामने पैदा हुई कि जिनके द्वारा उन्होंने अपनी मांगों को, अपने हितों के लिए आवाज़ उठाने का फैसला किया। और ये सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ शेखावाटी नहीं, बल्कि उस दौर में जो बेगू किसान आंदोलन है या राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन है या और कहीं पर भी है, जहाँ जहाँ जो किसान पीड़ित थे, हम बात करें अलवर की निमुचना हत्याकांड हुआ था उस समय 1925 में, तो यह वो दौर था जहाँ पर हर जगह किसानों को आर्थिक मोर्चे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और वो उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी। 1920 के दशक में परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि किसानों को ऐसा वो माहौल मिला, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और जो आपने सामाजिक असमानता की बात कही थी, मैं खासतौर से कहना चाहूँगा शेखावाटी और सीकर किसान आंदोलन के संदर्भ में कि यहाँ पर जो किसान थे उनको 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी। उनके सामने आर्थिक हितों की समस्या तो थी। आर्थिक हितों में जैसे मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर लगभग 36 प्रकार के टैक्स लगते थे जो किसानों को चुकाने पड़ते थे और उन टैक्सों को लाग बाग कहा जाता था। और हम कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार की वो लाग बाग थी। जैसे मोहराना टैक्स, कोई भी व्यक्ति घर बनाता था, खासतौर से किसान, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। घर बनाने पे? हाँ, घर बनाने पे टैक्स। और बिना परमिशन लिए घर बना लिया तो उसको ध्वस्त कर दिया जाता था। एक धुआं बाँच होती थी, ये भी एक लाग बाग, एक कर था। एक घर में जितने चूल्हे होंगे हर चूल्हे के हिसाब से टैक्स लिया जाता था।
एक हड़बेट या कर होती थी। एक किसान जितने हल अपने घर पे रखता था, हर हर हल के हिसाब से उससे टैक्स लिया जाता था। और मतलब जितनी भी चीजें होती थी, हर चीज पे टैक्स था, बिना टैक्स की कोई चीज नहीं होती थी। और इस प्रकार के लगभग मैंने जैसा बताया 36 प्रकार के टैक्स थे। एक खूंटे पे भी कुछ टैक्स हाँ, खूंटाबंदी टैक्स था। तो जितने भी पशु आपके यहाँ पे घर पे होंगे, एक खूंटे के हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करते हुए सारे पशुओं का टैक्स लिया जाता था। तो किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, अधिकार थे नहीं, आर्थिक स्थितियां खराब थी। और यहाँ तक उस जमाने में कोई न्याय वगैरह नहीं था, कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी। जो ठिकानेदार होता था, जो जागीरदार होता था, उसकी मनमर्जी पे सब कुछ टिका हुआ होता था। उसने किसी को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और सजाएं इस प्रकार की होती थी कि जो व्यक्ति टैक्स नहीं चुका पाता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता, उसको गढ़ में बंद कर दिया जाता। जो काठ की सजा होती थी, जो लकड़ी का काठ बना होता था, उसमें हाथ पैर फंसा करके धूप में डाल दिया जाता था। गर्मियों जो जून, अपने मई जून के महीने, वहां पर 2-2 3-3 दिन तक डाल दिया जाता था। अपने यहाँ से पहली विधानसभा के सदस्य रहे हैं अपने भैरूपुरा जो सीकर के पास में वहां के, तो वो जो किसान नेता थे उनको भी उसमें काठ में सजा दे करके डाल दिया गया। चारपाई के नीचे हाथ दबा दिए जाते थे, मुर्गे बनाए जाते थे, तो अमानवीय सजाएं दी जाती थी। तो इस प्रकार से स्थितियां काफी खराब थी। ये आर्थिक मोर्चे की लड़ाई थी। और जो सामाजिक मुद्दे की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो किसान थे उनको मतलब जो जागीरदारों के घर हैं उनके सामने से वो किसी सवारी पे बैठ के नहीं निकल सकते थे। सवारी का मतलब सीधा सीधा उनके लिए ऊंट होता था। घोड़ी पर किसी को बैठने का किसान कौम में अधिकार नहीं था। हाथी पर सिर्फ राव राजा के अलावा और कोई, पूरे सीकर ठिकाने में राव राजा के अलावा हाथी पर कोई नहीं बैठ सकता था। तो किसानों में भी कुछ जागृति आई। पहले विश्व युद्ध में यहाँ के जो किसान कम्युनिटी के लोग थे वो विश्व के विभिन्न मोर्चों पर लड़ने के लिए यूरोप में गए और वहां से वो चीजें देख करके आए कि वहां की आजादी क्या है और यहाँ पर क्या कुछ सामंती दौर में घटित हो रहा है। तो उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया। सेठ साहूकारों का भी योगदान रहा। अब देखिए पूरे राजस्थान में अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो शेखावाटी इलाका आज भी बहुत आगे है। और इसके पीछे कारण था कि 1920 से 30 के बीच में यहाँ पर काफी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। और जो सेठ साहूकार थे उन्होंने खुले दिल से सभी कौमों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। और किसान कौम के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिला और उन्होंने अपने सामाजिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। अपना जो शेखावाटी आंदोलन है किसानों का वो लगभग 1922 के आसपास से स्टार्ट जी 1922 में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह गद्दी पर आसीन हुए। और जब आसीन हुए तो उन्होंने जो पुराना जो लगान था, टैक्स था, उसमें 25 से 50% तक वृद्धि कर दी। और किसानों को यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले वर्षों में इसको कम कर दिया जाएगा। और लेकिन बाद में समय पर कम नहीं किया गया। तो कम नहीं हुआ तो फिर आगे आंदोलन जारी रहा और अलग अलग समय पर अलग अलग मांगों को लेकर के आगे बढ़ता रहा। राजस्थान के परिदृश्य से और हिंदुस्तान के परिदृश्य में अगर देखें तो राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए आपके बिजोलिया जी शेखावाटी आंदोलन जो थे, तो इसमें जैसे भारत में भी बड़ा नाम इसका काफी ब्रिटिश संसद तक गूंज थी शेखावाटी के किसान आंदोलन की। जी तो मतलब भारत के परिदृश्य में शेखावाटी का जो किसान आंदोलन है वो बड़े स्तर पे था क्या कि भारत के लेवल पे? जी शेखावाटी और खासतौर से मैं सीकर किसान आंदोलन की बात करूं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन दरअसल इसको लिखा नहीं गया। और जब तक ये लिखा नहीं गया तब तक हम लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं हुई। मैंने इस बारे में पिछले करीब 7-8 सालों से खूब मैंने काम किया है, खूब इधर उधर से सामग्री जुटाई है, जानकारियां मिली हैं। तो मैं आपके माध्यम से साथियों तक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि हम राजस्थान में सिर्फ किसान आंदोलन के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक बड़ा नाम आता है बिजोलिया किसान आंदोलन का। लेकिन अकेला किसान आंदोलन सीकर किसान आंदोलन है जिसके बारे में ब्रिटिश संसद में अलग अलग समय में कुल 14 प्रश्न पूछे गए। कुल 14 प्रश्न पूछे गए, जबकि सीकर किसान आंदोलन के अलावा किसी भी किसान आंदोलन के बारे में ब्रिटिश संसद में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो एक बार या एक क्वेश्चन पूछना बहुत बड़ी बात होती है। अलग अलग समय में शायद 4 या 5 बार में 1925 से लेकर 1935 के बीच में कुल 14 क्वेश्चन पूछे जाना बताता है कि इस आंदोलन का महत्व
कितना था, लेकिन इसको इतिहास के पन्नों में वो महत्व नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। इस कारण हम इससे धीरे धीरे अपरिचित हो गए। मैं आपके साथ में एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा। 1934 में 25 अप्रैल के दिन कटराथल गांव में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन, उस समय का रिकॉर्ड बोलता है। अखबारों में खबरें छपी हैं, उस समय की जो सरकारी रिपोर्टें, उनमें लिखा गया कि 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब आते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की रैलियां होती हैं चुनाव में, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी 2, 3, 4, 5,000 तक होती है। और वो भी तब जब हम इतने आवागमन के साधन हैं, प्रचार के साधन हैं, सब करने के बाद में ये होता है। तो उस जमाने में स्वतः स्फूर्त आंदोलन में 10,000 महिलाओं का इकट्ठा होना, मैं तो समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात थी। और इतना बड़ा सम्मेलन होने के बाद अगर उसको इतिहास में दर्ज नहीं है, या मैं तो ये कहूंगा कि उस घटना को उसका जो वास्तविक महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसके साथ ही महात्मा गांधी का जो अखबार था हरिजन, उसमें भी उन्होंने इस घटना के बारे में, सीकर की घटना के बारे में तवज्जो दिया, उसको लेख लिखा। नेहरू जी ने भी स्टेटमेंट जारी किए। जमनालाल बजाज जब यहाँ का आंदोलन था तो उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया। बिड़ला जी ने जो जाट महायज्ञ था उसमें चंदा दिया था। जाट महायज्ञ 20 जनवरी 1934 को सीकर जिले में, जहाँ पर आजकल जाट बोर्डिंग है, वहाँ पर ये यज्ञ हुआ था। और उसमें उस जमाने में सीकर जिले के बाहर के, सीकर ठिकाने से बाहर, न केवल राजपूताना बल्कि उत्तर भारत से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। और इस यज्ञ को 20वीं शताब्दी का राजस्थान का सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। तो जब पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा महायज्ञ हुआ तो मैं तो कहूंगा कि भारत के किसान आंदोलनों में से किसी प्रकार से ये कम नहीं। मतलब जो जाट कम्युनिटी है वो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई है। जी, ये इसके पीछे कारण था। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्थिक मोर्चे पर किसानों की स्थिति खराब थी और किसानों में अधिकांशतः यहाँ पर जाट थे। और उन किसानों को अपनी जो बात है रखने के लिए सभा करने का, सम्मेलन करने का अधिकार नहीं था। ठाकुर देशराज, जो इन किसानों के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने आके किसानों को मोटिवेट किया और उन्होंने सोचा कि अगर हम राजनीतिक हितों के लिए या आर्थिक हितों के लिए कोई आंदोलन करना चाहेंगे तो सीकर प्रशासन हमें इसकी परमिशन नहीं देगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम एक धर्म का आवरण, चोगा, वो पहनते हैं और फिर हम डिमांड करते हैं कि हमें यज्ञ करने की अनुमति दी जाए। अगर राव राजा कल्याण सिंह यज्ञ करने की अनुमति नहीं देते हैं तो उनकी संपूर्ण भारत में थू होगी, लोग उनकी आलोचना करेंगे कि धार्मिक कार्य नहीं करने दे रहे हैं। और जब धार्मिक आयोजन होगा तो उसमें हम सब लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल जाएगा और अपने जो मन की जो भाव है या संगठन बनाने की बात है वो निकाल लेंगे। तो ये यज्ञ भी 1 दिन का नहीं रखा गया, 7 दिन का यज्ञ रखा गया। 1934 में 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये 7 दिन तक चला। तो 7 दिन कभी इसमें जो गैदरिंग थी 20,000 थी, कभी 30,000 थी, कभी 40,000 थी। तो इस प्रकार से लोग जाते रहते थे। और कुल जो गैदरिंग इसकी मानी गई अलग अलग सोर्स के अनुसार 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में मानी गई, जिसमें सीकर की जनसंख्या भी उस टाइम शायद 2 लाख नहीं। हाँ, सीकर जो ठिकाना था अकेला, उसकी जनसंख्या 2.25 लाख थी। लेकिन वर्तमान जो सीकर जिला है इससे लगभग उस समय लगभग आधा ठिकाना था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सिर्फ सीकर के लोग ही शामिल नहीं हुए थे, बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत के, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से, वहां से भी काफी लोग इकट्ठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, आपने शायद एक चीज मेंशन मैं कर देता हूँ कि ब्रिटिश संसद में आवाज तो गूंजी इस आंदोलन की जी। मुझे वाकया याद आ रहा है कि विदेशी अखबारों में भी इसकी चर्चाएं आंदोलन की हुई। जी, ये जो कुदन वाला कांड है और इनकी जो पेपर, विदेशी पेपर है, इनमें भी ये छपा था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब मैंने काम किया इस आंदोलन पे तो मैं ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है उसका ऑनलाइन मेंबर बना। हमने उनको विदेशी मुद्रा चुकाई और उसके बाद में मेंबर बने। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो अखबार हैं उनमें भी मैंने खोजबीन की। मेरे पास करीब 150 के आसपास ऐसे न्यूज़पेपर हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड,
जहां के अखबारों में इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी। जी अच्छा, इसमें बताते हैं कि जो कुद्दन का जो गोलीकांड हुआ था जी उस टाइम मतलब जागीरदार कौन थे, जो सेना के जो सेनापति या प्रमुख इस तरह सीकर में वो कौन थे, और जैसे 4 लोगों की संख्या बताई जाती है शहीद, जी लेकिन कहते हैं कि संख्या जो थी वो 4 नहीं थी, सिर्फ 4 दर्ज की गई, बाकी संख्या और भी बड़ी थी शहीदों की। जी इसमें उस समय जो सीकर के राव राजा कल्याण सिंह थे उनके अंडर में था ये, और उनके प्रधानमंत्री एक अंग्रेज हुआ करते थे जिनका कैप्टन वेब नाम था। और प्रधानमंत्री को उस जमाने में सीनियर ऑफिसर कहा जाता था। उद्दण में जो घटना घटी 25 अप्रैल 1935 को, किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया और सीकर ठिकाने की पुलिस और किसानों के बीच में आमने सामने की लड़ाई हुई। जो कैप्टन के असिस्टेंट थे वहां पे सीनियर ऑफिसर के मलिक मोहम्मद हुसैन, जो उस जमाने में एक तरह से एसपी थे सीकर पुलिस के, उन्होंने कहा है कि हमने किसानों को डराने धमकाने के लिए हवाई फायर किए, लेकिन एक किसान ये कहते हुए हम पर टूट पड़ा कि हम इन पटाखों से डरने वाले नहीं हैं, और मजबूरन हमें गोलियां चलानी पड़ी। और उस गोलीकांड में जो स्थानीय रिपोर्ट है, जो गांव के आसपास के लोग मानते हैं, और ब्रिटिश संसद में जो जवाब दिया गया भारत मंत्री के द्वारा, उसके अनुसार 4 लोग शहीद हुए। और चौधरी छोटूराम जो उस समय बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे उत्तर भारत के, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में अपना एक वक्तव्य प्रकाशित करवाया जिसमें उन्होंने 12 लोगों की, उनका 12 लोगों का नाम, उनका गांव, उनकी उम्र ये बताई कि ये लोग इस घटनाक्रम में शहीद हुए हैं। जबकि जो और न्यूज़पेपर थे उनमें ये यहां तक आ गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर में भी ये छपा है कि इस घटनाक्रम में लगभग 37 आदमी मारे गए। तो पहले हम भी यही मानते थे कि ये संख्या 4 ही रही होगी, क्योंकि आसपास के लोग जब मानते हैं कि 4 है तो उन आसपास के लोगों से ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी किसी को के पास नहीं हो सकती। ज्यादा अपने बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब मैं इस पर काम कर रहा था तो स्टेट आर्काइव बीकानेर में मैंने इसकी एक फाइल देखी, और उसमें एक धनिया नाम का, जिसकी उम्र 25 साल थी, युवक की, उसके बारे में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को मिली और ये बताया गया कि ये कुद्दन कांड में मारा गया है। तो जो धनिया जो नाम था वो जो लोक प्रचलित 4 नाम हैं उन 4 नामों में शामिल नहीं था। तो वो उसका नाम आना ये बताता है कि मृतकों की संख्या निश्चित रूप से 4 से ज्यादा थी। अब वो 4 से ज्यादा 5 थी या 6 थी या 12 थी या 37 थी, उस पर कभी शोध हुआ नहीं। शोध इसलिए नहीं हो पाया या रिपोर्ट इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ के किसानों ने जो सीकर ठिकाना था वो जयपुर रियासत के अधीन था, तो जयपुर रियासत से इन्होंने डिमांड की कि इस घटना की स्वतंत्र जांच करवाई जाए। जयपुर रियासत ने इसकी स्वतंत्र जांच करवाई नहीं। अगर जांच करवाई जाती तो वास्तव में पता लगता कि वास्तव में कितने लोग उस घटना में शहीद हुए। उस जमाने में क्या कि आवागमन के साधन नहीं थे, जानकारी के स्रोत नहीं थे। तो मैं ठाकुर देशराज की लिखी हुई किताब पढ़ रहा था, 1949 में लिखी थी। ठाकुर देशराज इस किसान आंदोलन के बड़े नेता भी थे। उन्होंने कहा, उसमें लिख रखा उस किताब में कि इस घटना के बाद में जो खुड़ी और कुदनी घटना हुई, उसके बाद में गस्सू गांव के, जो मेरा खुद का गांव है, उस गांव के 3 लोग लापता हैं। 1935 में लापता हुए थे, 1949 तक वो नहीं मिले। तो ऐसा माना जाता था कि जागीरदार उन लोगों को मार देते थे और जो लाश होती थी उसको ठिकाने लगा देते थे। उनका पता नहीं लिख पाता था कितने लोगों की डेथ हुई। जी अच्छा, ये जो 4, एक तो धनिया आपने अलग से बताया कि उनका नाम इसमें आया नहीं, लेकिन वो 4 लोग कौन थे? मैं चाहता हूँ आप एक बार नाम बता दें तो सब तक पहुंचे वो नाम। जी, चेताराम, तुलछाराम, टीकूराम, ये तीनों भूकर थे, गोठड़ा भूकरान के। और आसाराम पिलानिया, ये वहीं पर जो दूसरा गांव है वहां के आकवा के निवासी। आकवा के जी। आपने इसको एक संकलन भी किया है, जो अखबारों के जो कटिंग है, पुराने जो अखबारों की न्यूज है, और जी इनको आपने एक संकलन दिया है, कुड़ी से कुद्दन। जी। और इसमें आपने आपकी तरफ से कुछ भी जी नहीं जी जी। लिखा है, शायद हाँ। प्रस्तावना जैसा कुछ हो तो ठीक है, बाकी तथ्य और वो सब आपने जो अभिलेखागार हैं और हैं उनसे ही जुटा के इसमें लिखा है। तो हाँ। आपको कितनी मेहनत करनी, मैं दिखाना चाहूंगा ये संकलन है, ये अरविंद जी भास्कर का, और बुक का नेम है खुड़ी
थोड़ी से कुद्दन और ये किसान आंदोलन पे, और इसमें ऐतिहासिक सारे दस्तावेज हैं, अखबार हैं और हैं जो भी हैं वो सारे, तो ये इनकी बुक है। तो मैं अरविंद जी आपसे पूछना भी चाहूंगा और इस जानकारी को आगे तक सब तक देना भी चाहूंगा आपके माध्यम से कि आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ पे, कैसे इस संकलन को आपने तैयार किया कुड़ी से कुद्दन। जी, एक तो मैं तथ्य में संशोधन करना चाहूँगा। जो मैंने आसाराम जी पिलानिया आकवा बताया वो दरअसल अजीतपुरा के थे। हाँ, किताब का जो मैंने मटेरियल जुटाने का प्रयास किया, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी का मेंबर बना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर के से भी जो ऑनलाइन लाइब्रेरियां हैं वहाँ से न्यूज़पेपर जुटाए। इसके अलावा यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया था फतेहपुर की श्री सरस्वती पुस्तकालय से, और करीब मैं दर्जन भर से अधिक असफल दौरे कर चुका था। तब एक स्थानीय नेता कहूंगा मैं, तो हमारा तो भाई है विकास भास्कर, उनके माध्यम से मुझे इस पुस्तकालय में जाने का मौका मिला, और करीब मैं 25 से 30 बार इस पुस्तकालय के दौरे कर चुका हूं। और वहां से मेरे को काफी जो पुराने अखबार हैं, इस पुस्तक में शायद लगभग 2500 खबरें 1935 की दी हुई हैं। उनमें से अधिकांश खबरें मैंने इसी लाइब्रेरी से जुटाई। अच्छा अरविंद जी, एक सेकंड जी, हमें भी आज जानकारी मिली कि सरस्वती पुस्तकालय को इतना बड़ा भंडार। जी, मुझे जब जानकारी मिली थी उसके बाद ही मैंने इस किताब पे काम करना शुरू किया। पहले जब जानकारी नहीं थी तो नहीं था, लेकिन जानकारी हुई कि वहां पर इस प्रकार की चीजें मिल सकती हैं, तो फिर मैंने उसी समय ये काम स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा हमने स्टेट आर्काइव बीकानेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के भी दर्जन भर से ज्यादा दौरे किए हैं, वहां से काफी फाइलें जुटाई हैं। मैं मेरे एक फेसबुक मित्र सुभाष जी बड़ौदा का भी आभारी हूँ। उनका बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने नेशनल आर्काइव से जिस फाइलों के लिए हम काफी प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने वो फाइलें निकलवाई और मुझ तक पहुंचाई। मेरा साथी है कुलदीप फेनेन, उसने ब्रिटिश लाइब्रेरी का जब मेंबर बनना चाहता था तो मैं बन नहीं पाया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। काफी प्रयास करने के बाद वो उस मेंबर बना और उसने वहां से वो मेंबरशिप मुझे दी और फिर मैंने वो सारी चीज जुटाई। कितना टाइम लगा अरविंद जी आपको ये दस्तावेज कुड़ी से कुद्दन बनाने? ये सर पहले मुझे जब मैंने काम स्टार्ट किया था 2016 में, तब मुझे लगा था कि मैं 3-4 महीने में इस किसान आंदोलन पे छोटा मोटा काम करके निपटा दूंगा। लेकिन मैं ये दुर्भाग्य कहूंगा या सौभाग्य कहूं कि जब मुझे लगता कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, उसी समय मेरे पास एक नई फाइल आ जाती या कुछ नया सोर्स आ जाता, तो मैं सोचता कि इस चीज को और जोड़ दूं, उसके बाद में रिलीज करेंगे, इतने में फिर कोई ना कोई नई जानकारी आ जाती। स्थितियां ये थी कि अभी भी मेरे पास 2 फाइलें जिनका मैं इंतजार कर रहा था नेशनल आर्काइव में हैं, पिछले 4-5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही हैं। हमने सांसद के माध्यम से भी वो बात पहुंचाई है कि जो कुंडली मार के वहां पर कुछ लोग बैठे हैं जो उसको बाहर नहीं निकलना देना चाह रहे हैं, कि वो चीज बाहर आनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों की जो आवाज है, संघर्ष किया है, वो लोगों तक पहुंचे हो। आप स्कूल के लेक्चरर हैं जी और प्रिंसिपल हैं जी, लेकिन आपकी जो आधुनिक विश्व का इतिहास जी मैं दिखाना चाहूंगा, आधुनिक विश्व का इतिहास, और उसके बाद है आधुनिक भारत, यूरोपियों के आगमन से 1857 तक, और तीसरा बुक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये तीनों बुक आप स्कूल लेक्चरर हैं जी, मैं पहले थे आप, जी, और प्रिंसिपल हैं, लेकिन आपकी जो तीनों बुक हैं वो हरियाणा के चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है जी। तो ये उपलब्धि आपने कैसे हासिल करी? ये तो दरअसल अगर देखा जाए तो मेरा काम या मेरा जो योगदान है वो तो लिखने का ही है। अब वो ऊपर वाले की मेहर है। मैं तो ये कहूँगा कि कैसे वहाँ पर ये किताबें पहुँची, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। मेरे पास एक फोल्डर आया और धन्यवाद ज्ञापन किया गया मेरा कि आपने इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं और आपकी किताबें हमने अपने पाठ्यक्रम में अनुशंसित किए हैं। और जब मैंने उसको पाठ्यक्रम देखा उस यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो रिकमेंडेड थी जिन कोर्सों के लिए किताबें, उनमें हिंदी मीडियम की सिर्फ मेरी किताबें हैं, बाकी अंग्रेजी माध्यम की हैं। वो सारी किताबें भी जो बड़े इतिहासकार हैं मूल रूप से, जिन्होंने इतिहास लिखा, उनकी किताबें हैं। तो मुझे तो खुद सरप्राइज होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन मुझे संतोष हुआ कि
अरविंद जी की किताबें हरियाणा यूनिवर्सिटी तो में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अपने राजस्थान के पाठ्यक्रम में भी 10th 9th और 12th में अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस आ गया, लेकिन पहले पढ़ाई जाती थी। जी, और जी। दो ये वर्तमान में चल रही है। जी। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये राजस्थान के पाठ्यक्रम में है, कक्षा 10th का है। पहले राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये बुक है अरविंद जी भास्कर का, जो राजस्थान के पाठ्यक्रम में चलता है। और दूसरा इनका जो है वो कक्षा 9 में चलता है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये आपका कक्षा 9 में चलता है राजस्थान बोर्ड में। जी। तो ये इनका है। और ये पहले चलता था, अभी एनसीईआरटी की बुक आ गई है 12th में, लेकिन पहले ये इनका चलता था भारत का इतिहास कक्षा 12 में। तो अरविंद जी, इस बुक में जो बाकी के लेखक हैं वो सारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं जी। स्कूल के सिर्फ आप एक ही हैं। तो इस उपलब्धि शायद बहुत कम लोग होंगे सीकर में। नहीं, इसमें जो तीनों किताब हैं उनमें मैं जो 12वीं की किताब है उसका तो सह लेखक था, हम 5 लोगों की कमेटी थी, एक मेंबर में भी था। जो बाकी वर्तमान में 9th और 10th में चल रही हैं, ये मूल रूप से दूसरे लेखकों की लिखी गई हैं जी। और इनमें कुछ आपत्तियां बोर्ड को प्राप्त हुई थी। उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए कमेटी का गठन किया गया। संशोधन। जी। और उस कमेटी के मेंबर के रूप में मुझे भी नियुक्त किया गया। तो बाकी लोग जो हैं वो सारे के सारे लेखक और जो संशोधन कमेटी में रहे हैं वो कॉलेज एजुकेशन से रहे हैं। मैं अकेला जो स्कूल एजुकेशन से हूँ, तो ये मेरे लिए, मैं तो खुद तो बड़ी बात समझता हूँ। बाकी इन चीज़ों में कोई ज़्यादा वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकेले स्कूल एजुकेशन से अकेले व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है तो मतलब ये पूरे कम राजस्थान बात। जी अकेले आप हैं स्कूल जी। से जो। और जबकि खासतौर ये किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। जी। अच्छा अरविंद जी, जो अपना सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, जी। यहाँ के लोग बिजनेस में बहुत आगे हैं, टाइकून है, बिजनेस टाइकून। जी। जी। लेकिन साथ साथ में जो यहाँ के जो आंदोलन हुए, संघर्ष हुआ, तो इसका मतलब क्या करने की शेखावाटी से उद्योगपति भी बहुत हुए और संघर्षशील व्यक्ति भी, जो हर बार बगावत है अपने अधिकारों के प्रति जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी। तो क्या कारण है? ये कोई क्लाइमेट का कारण है या कुछ डीएनए है या फिर ऐसा क्या, मतलब माहौल से ऐसा हो गया कैसे? इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा जानना चाहूंगा। इसके पीछे सर सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं जो वो सामान्य नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए यहाँ पर वो आसानी से जीवन नहीं जी सकता, उसको संघर्ष करना पड़ता है। आज हम सिंचाई के साधन देख रहे हैं तो खेतीबाड़ी हो रही है, जबकि उस जमाने में सिंचाई के साधन भी नहीं थे, रेगिस्तानी इलाका है अपना, खेतीबाड़ी ज्यादा नहीं होती थी। तो यहाँ के जो वणिक समुदाय के लोग हैं वो व्यापार करने के लिए यहाँ से निकल गए। और यहाँ के लोग बहुत जुनूनी होते हैं, मेहनती होते हैं, संघर्षशील होते हैं। उन्होंने अपने संघर्ष के दम पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा गए, वहाँ पर साउथ में भी गए, पैसा कमाया। और मैं तो इस इलाके का एक बासिंदा होने के नाते उन सेठों को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो मतलब परोपकारी थे। उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल खुलवाए, प्याऊ लगवाई, स्कूलें खुलवाई और इस इलाके में लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने जब स्कूलें खुलवाई, पढ़ने का अवसर मिला, तो यहाँ के लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और जो आपने कहा कि यहाँ का डीएनए है या क्या है कि यहाँ के लोग जुझारू हैं, जेड़ी हाथ में रखते हैं, लठ हाथ में रखते हैं, बगावती तेवर रखते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि एक तो शिक्षा रही, दूसरा जो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो जुझारू आंदोलन था, मैं राजस्थान की बाकी आंदोलनों से बात करूं, बिजोलिया का आंदोलन लगभग 40 साल चला, 40 साल से भी ज्यादा, 97 से लेकर 1941 तक चला है। लेकिन उसमें कोई मरने मारने की कोई घटना नहीं हुई, अहिंसक था। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो अपन स्थानीय आंकड़ा भी देख लेते हैं तो कुदन के 4 लोग माने गए हैं। इसके अलावा खुड़ी की जो घटना थी तोरण मारने वाले, उसमें भी 2 जो व्यक्ति हैं वो शहीद हुए। और आज आप और हम देखते हैं राजस्थान के इस दौर में, जब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, इतनी शिक्षा हो चुकी है, तो भी हमें हर महीने 1, 2, 3, 4, 5 घटनाएं ऐसी देखने को मिल जाती हैं कि अमुक गांव में दबंगों ने उस व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ के तोरण नहीं मारनी थी।
जबकि भी आ जाती है। आज भी आ जाती हैं, जबकि हम देखें कि शेखावाटी में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। और ये घटना सबसे पहले 1935 में 20 मार्च से खुड़ी में जो हुई थी, उसके बाद में यहाँ के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष किया। और जो वर्गीय चेतना आई यहाँ पर, मैं बाकी कौमों की भी बात करूंगा, सब लोगों में आई। और जो जागीरदार थे उन्होंने भी देख लिया कि भाई ये चीज इस दौर में चलने वाले नहीं है, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार्यता प्रदान कर दी। और अपने यहाँ पर आजकल सब नॉर्मल चलता है, सब लोग बराबर। ये अरविंद जी, एक मैं देखता किसान आंदोलन के बारे में एक चीज जानना चाहूंगा कि इसको मुख्य तौर पे जाट आंदोलन ही कहा जाता है, लेकिन क्या सिर्फ जाट आंदोलन था या फिर एक मिला जुला पूरे समाज का प्रयास और संघर्ष था? अब इसके बारे में तो जो मैंने किताब लिखी है उसमें भी सारे के सारे लगभग 500 पेज की किताब है, मूल सोर्स दिए हैं इसीलिए क्योंकि एक लोगों में एक थ्योरी ये बन चुकी है कि ये जाट आंदोलन था। जी। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं भी जाट ही हूं, तो ऐसा माना जाता है इतिहास वही है जो लेखक लिखता है। जी। तो मैं अगर कुछ लिखता इसको तो पाठक ये सोचता कि ये इसने कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होके लिख दिया होगा। इसलिए मैंने इस 500 पेज की किताब में अपनी तरफ से एक पंक्ति भी नहीं लिखी है। सारे 500 पेज के जो उस समय के जो दस्तावेज हैं, जो फाइलें जुटाई है मैंने, जो अखबार है उनकी कटिंगें, दस्तावेज हूबहू कॉपी पेस्ट किए हैं कि पाठक अपने हिसाब से उसका आकलन करे कि वास्तव में क्या था, कैसे था। जो मैंने इसको पढ़ा है तो सरकार ने भी इस पर उस जमाने में जाट आंदोलन का टैग लगाया था। जी। लेकिन ठाकुर देशराज जो इस आंदोलन के बड़े नेता थे, उन्होंने समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई कि एक जाट आंदोलन ये जाति का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आर्थिक हितों के लिए लड़ा जाने वाला संघर्ष है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन से जुड़े, वो जाट नहीं। जैसे मैंने कहा, गांधी जी ने लेख लिखा, नेहरू जी ने भी सहानुभूति प्रकट की, बजाज जी ने आंदोलन को काफी सहयोग प्रदान किया, बिड़ला जी ने चंदा दिया। इसके अलावा मैं बात करूं श्री ताड़केश्वर शर्मा पचेरी के, जो किसान आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे, तो वो एक ब्राह्मण होके अगर हम ये कहते कि सिर्फ जाट आंदोलन था तो वो इसके लीडर नहीं हो पाते। और साथ ही साथ जब इस आंदोलन के लिए को चलाने के लिए आगरा से एक अखबार निकाला गया, विशेष प्रेस स्थापित की गई। और हाँ, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए मार्च 1935 में उसका पहला एडिशन आया था अखबार का, मार्च फेस्ट में, और उस अखबार का नाम गणेश था। उस अखबार के संपादक पंडित ताड़केश्वर शर्मा थे। इसके अलावा लादूराम जी जोशी मुंडवाड़ा के, वो भी इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इसके अलावा तुलसीराम शर्मा, उन प्रमुख 8 नेताओं में एक शामिल थे जिनको जयपुर रियासत के द्वारा इस ठिकाने से निर्वासित कर दिया गया कि आप किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहुसंख्यक लोग जो जाट थे, इस आधार पर अगर हम इसको ये कहें कि जाट आंदोलन था तो कह सकते हैं। बाकी अगर उस जमाने में ये जाट आंदोलन ही होता तो अन्य जातियों का सहयोग नहीं मिल पाता। मतलब ये मिला जुला एक मतलब संघर्ष था। ये मैं इसको सीधे शब्दों में कहूँ, शोषक और शोषित के बीच की लड़ाई थी। और शोषक और शोषित जो हैं वो कोई जाति का नहीं होता है, वो समाज के सभी लोग, समाज के सभी वर्ग के नीचे वो सब शोषित बिल्कुल। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अगर जागीरदारों की बात करूं तो मूल रूप से शेखावटी में जागीरदार राजपूत समुदाय के लोग थे। लेकिन निमोचना में जो किसान आंदोलन हुआ, वहां पर काफी लोग मारे गए, उनको परेशानी का सामना, कष्टों का सामना करना पड़ा। वो जो किसान आंदोलन था वो राजपूतों का था, यानी वहां पर प्रताड़ित जो किसान थे वो राजपूत थे। तो मैं ये समझता हूं कि हमेशा जो सत्ता और जो आम जनता के बीच की लड़ाई होती है वो किसी जाति की नहीं होती, वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई होती है। जी। अच्छा, अरविंद जी, ये जो किसान आंदोलन और ये जो आजकल जाति, और मैं एक सवाल थोड़ा सा हटके पूछना चाहूंगा। जी। आजकल किसी एक जाति में नहीं, सभी के साथ ऐसा हो रहा है जी। कि लोग क्लेम करते हैं जातियों को, व्यक्तियों को। जैसे कोई किसी क्षेत्र में चला गया या फिर पुरानी चीजें लाते हैं, उनको क्लेम करते हैं कि ये हमारी जाति का, ये फला जाति का, ये ढिमका जाति का। तो मैं आपसे थोड़ा सा इस पे चाहूंगा कि ये माहौल जो है, इसको कैसे युवाओं को कोई संदेश आपकी तरफ से, कैसे इसको देखा जाए, कैसे किया जाए? मैं तो सर ये कहना चाहूंगा कि जो जातिवाद है वो समाज के लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है। और 2 प्रकार की बातें होती हैं। किसी भी जाति के लोगों द्वारा अपनी जाति की भलाई के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो मैं उसको जातिवाद की श्रेणी में काउंट नहीं करता। जी।
एक्स जाति के 5 व्यक्ति मिलके अपनी जाति के उत्थान के लिए स्कूल स्थापित करते हैं, कॉलेज स्थापित करते हैं, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग करते हैं, उनको संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, तो ये गलत नहीं मानता, ये अच्छी बात है। लेकिन एक जाति के लोग किसी दूसरी जाति के लोगों को टारगेट करते हैं, उनको खुद से कोई मतलब नहीं है, उनको ट्रोल करना होता है, तो ये चीज गलत है। तो मैं तो सभी से यही अपील करूंगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम अपनी जातियों की भलाई का कर्म करें, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि किसी दूसरी जाति के हित या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और सब मिलके इन चीजों को इग्नोर करें जो गलत काम करने वाले लोग हैं, और बाकी लोगों को तवज्जो दें। अरविंद जी, एक चीज पूछना चाहूंगा मैं। पिछली सरकार में, शायद मैं श्योर हूं अगर, तो पिछली सरकार में आपका नाम विधानसभा के अंदर गूंजा था, और शायद आप, मेरे को लगता है पहले कोई शिक्षक होंगे, एक सरकारी शिक्षक जिनका नाम विधानसभा में गूंजा। मुझे लगता है शायद राजस्थान में तो पहली बार, या मुझे कहीं का ये वाकया मिलता नहीं है, पूरे भारत में मैंने कभी नहीं सुना है कि विधानसभा में एक शिक्षक का नाम गूंजा हो और उस पे बड़े नेता आपस में तकरार कर रहे हो, जवाब दे रहे हो। तो मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा आप बताओ कि वो क्या वाकया था कि आपका नाम विधानसभा में 2 बड़े नेता आपके नाम से वाद विवाद या जो भी वो चर्चा कर रहे थे, वो क्या वाकया था? दरअसल राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूं खुद को कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा था, जिनके संघर्ष को मैं लिपिबद्ध कर रहा था, उनकी आवाज ब्रिटिश संसद में उठी। मेरी हैसियत नहीं है कि वहां मेरी चर्चा हो, जी जी, लेकिन विधानसभा में चर्चा हुई तो खुद के लिए गौरव की अच्छा बात, लग रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दरअसल राठौड़ साहब को किसी ने उनको गलत सूचनाएं दे दी, और वो जब विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये भी कोचिंगों से जुड़े हुए हैं और दूसरे लोगों को पैसे लेकर के को सिलेक्ट करवाने का काम करते हैं, जबकि मैंने कभी कोचिंग में 2011 के बाद में किसी कोचिंग में कभी नहीं पढ़ा। 2003 से लेकर 2011 तक मैंने कोचिंग में पढ़ाया था। 2011 में हमने लक्ष्मणगढ़ में कोचिंग की अपनी खुद की, 1 साल हमने चलाई। वहां पर एक घटना घटी जिसके बाद में मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं पेशेवर कोचिंग में कभी नहीं पढ़ाऊंगा। आपने अंदर की आवाज एक सुनी। हाँ, वो दरअसल ये था कि हम राजस्थान पुलिस का बैच चला रहे थे, एक बच्चा फीस जमा करवाने के लिए आया, उसके पास में 10-10 के नोट थे और इतनी गड्डी लेके आया, और वो 10 के नोट भी इकट्ठे किए हुए थे, बहुत पुराने थे कोई, तो गुल्लक समझो। हाँ, उसने कहा कि सर फीस जमा कर लो। मैंने कहा कि भाई कर लेंगे 1-2 दिन में। बोले नहीं सर आज ही ले लो, जेब में डाल रखे थे, मेरे को पता नहीं था। बोले आज ही ले लो, बाद में तो मिलेंगे नहीं मिलेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे यार, कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं सर प्लीज। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे दे। तो उसने वो निकाले। मैंने कहा यार ये 10-10 के नोट 2000 रुपये, क्या बात है? बोले सर मजदूरी करता हूँ। मैंने कहा तेरे से फीस नहीं लेंगे, तू तैयारी कर आराम से। सर फीस नहीं लोगे तो मैं आपके पास पढ़ूंगा नहीं। मैंने फीस लेने से इनकार कर दिया, उसने पढ़ने से इनकार कर दिया। फिर हमने बीच का रास्ता निकाला, 1000 रुपये लिए उससे। उस दिन वो शाम को 5 बजे के आसपास की बात होगी, रात को मुझे नींद नहीं आई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं पैसे लेके किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हमने कोचिंग बंद कर दी अपनी, वो बैच तो पूरा करवाया। और उसके बाद में हमने 3 साल लक्ष्मणगढ़ में जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, अपने साथियों हमने एक ग्रुप बनाया। आप 8 लोग? हाँ 8-10 लोग थे। हाँ, उसमें हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और छुट्टियों में मार्गदर्शन करने का फैसला किया। छुट्टियों में हम चलाते थे। बाकी लोगों के भी मैं ऋषिकुल जो महाविद्यालय है उसके मैनेजमेंट का बहुत आभारी हूँ। उस समय के तात्कालिक जो प्रिंसिपल सुरेश कुमार सिंह जी थे, उन्होंने हमें जगह और संसाधन उपलब्ध करवाए और वहाँ पर बड़े हॉल में लगभग 300-400 बच्चे बैठते थे। हमने वहाँ पर पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया। फिर मेरा स्वास्थ्य मुझे अनुमति नहीं दी, तो उसके बाद में मैंने ये सब बंद कर दिया, पढ़ाना बंद है। जी, स्वास्थ्य की बात पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कुछ परेशानियों से गुजर के खुद को रिकवर के, आप शायद स्पाइन की प्रॉब्लम थी, पैरालाइज भी आप हो गए थे जी। किस तरह से बाहर आए खुद ऐसे? 2011 में क्रिकेट खेलते समय कमर में झटका लग गया था, एक वर्टिब्रा टूट गई थी, सर्जरी हुई, ठीक हो गया था।
लेकिन 5-6 साल बाद में दोबारा से प्रॉब्लम हो गई, अचानक से पैरालाइज हो गया, सुबह उठा तो पैरों ने काम करना बंद कर दिया, दोबारा सर्जरी करवाई, चलना फिरना हो जाता है, सब ठीक है। दृढ़ निश्चय जो है, मैं समझता हूँ कि आदमी कोई किसी चीज़ के बारे में सोच ले तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसको वो चीज़ अचीव करने से रोक सके, तो उसी की बदौलत सब ठीक चलता अच्छा, आपके जो 3-4 साल तक प्रयास रहे, इसका अखबार शेखावाटी भास्कर में भी आया है कि ये कहानी 8 सरकारी व्याख्याताओं, एक बैंक कर्मी की है। इनका पहले पेशेवर कोचिंग का मन था, लेकिन बाद में तय किया कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग देकर नई शुरुआत करेंगे। पहली कोशिश की सफलता है, 24 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। अब रीट और पटवार परीक्षा की करेंगे निःशुल्क तैयारी, मतलब 24 युवा जो है उनको सरकारी नौकरी पहली बार में ही आपके है। हाँ, प्रयासों से। राजस्थान पुलिस में उनमें से काफ़ी स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, हम्म, तो ये हमारे लिए मतलब सुकून वाली बात थी कि हमने जो प्रयास किया हम्म। और बच्चों ने जो मेहनत की उसमें वो अच्छा, सफल रहे। एक अरविंद जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने वो थोड़ा सा मेंशन भी किया था, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा विस्तृत जवाब आपसे चाहूंगा। जी सेठ साहूकारों की बात चली यहाँ के राजा महाराजाओं की, जैसे सीकर में राव राजा कल्याण सिंह जी जो थे, इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, जी कॉलेज बनवाया। अपने लक्ष्मणगढ़ में अपन देखें तो तोदी कॉलेज है, वो साहूकारों की बनवाई हुई। फतेहपुर जाए तो चमड़िया, शेखावाटी में अपना झुंझुनू में बगड़ हो गए, हीरामन हो गए, जी रतनगढ़ में खेतान हो गए, रामगढ़ में रुइया, चूरू में आपके लोहिया। और तो जी मतलब शेखावाटी जो राजस्थान में शिक्षा में एक स्टेप आगे है बाकी जिलों से, जो 3 जिले हैं वो थोड़े आगे हैं, सब जी एडवांस है। सरकारी नौकरियां देख लो, आर्मी देख लो, बिजनेस देख लो, और जो चीजें हैं गवर्नमेंट जॉब है, और इनमें काफी आगे है। जी तो इनका कितना बड़ा योगदान है शेखावाटी में शिक्षा की अलग जगह है? मैं तो 100% योगदान सेठ साहूकारों का ही मानता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे इस इलाके के शेखावाटी के, 1920 में उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर लिया था, और डूंगरपुर जो रियासत थी, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो वहाँ की साक्षरता दर 2-3% ही थी। जी तो मैं किसी जाति पे नहीं जाना चाहूँगा, जी कोई भी जो सत्ता है वो हमेशा ये चाहेगी कि लोग अनपढ़ रहें, जी, ताकि उनके शासन करने में किसी प्रकार आसानी की रहे, आसानी रहे। लोग अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तो कोई आवाज सामने नहीं आवाज नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ पर जो आवाज उठाने की बात है, या अधिकार प्राप्त करने की है, या नौकरियां प्राप्त करने की है, शिक्षा का हब बनने की बात है, तो वो सेठ साहूकारों के बदौलत ही सब संभव हो पॉसिबल पाया। है। बिल्कुल। अच्छा, अरविंद जी, जो ये संघर्ष हुआ था ब्रिटिश राज जागीरदार जो थे उनका मिक्स ही था, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जागीरदारों को शासन दे रखा था, तो वो मिला जुला शासन था दोनों। जी तो ये जो संघर्ष हुआ किसानों के बीच, और तो उनके पास, शासन के पास हथियार थे, सब सुविधाएं थी, तोपें भी थी, जो अपना बंदूकें हैं वो सब उनके पास साधन थे। जी लेकिन सामने जो किसान थे वो किस चीज से लड़ाई कर रहे थे? हाँ, किसानों के पास तो जज्बा ही था, सिर्फ हौसला था। जैसे खुड़ी की जो घटना हुई थी हम्म, उसमें जब लाठीचार्ज किया गया, किसानों को खदेड़ दिया गया, तो कई सामग्री वहां से जब्त की गई किसानों के पास। तो वही लाठी, जेड़ी, जेड़ी, गंडासी, बस वो उनके औजार थे, परंपरागत औजार, वही उनसे वही उनके पास थे, बरामद हुए। मतलब बंदूकों का सामना बिल्कुल बंदूक देसी वगैरह, हथियारों से हाँ किया। हाँ वैसे मतलब जज्बे की लड़ाई थी, देखें तो बिल्कुल। एक जो बार। मैंने आपको बताया कि मलिक मोहम्मद हुसैन ने कहा हम्म, कुदन में कि हम लड़ाई नहीं चाहते थे, हमने किसानों को वहां से हटाने के लिए चेतावनी के रूप में जब गोली चलाई तो उन्होंने कहा कि इस पटाखे से नहीं डरते। नहीं डर। तो ये हौसले की लड़ाई थी। जी जी। अरविंद जी, आपकी जो स्कूल में आप जहाँ भी जाते जी हैं, लाला सी हो, उससे पहले बलारा हो, वो पढ़ाई के साथ साथ रिजल्ट तो 100% आपका रहता ही रहता है, जी उसके साथ खेल कूद में भी आप काफी एक्टिविटियां अपने स्कूलों में करवाते रहते हो, तो उसका कितना फर्क पड़ रहा है खेल कूदों का शिक्षा के साथ, दोनों चीजों का? मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मुझे अच्छे स्टाफ साथी हर जगह मिले हैं, हम्म, और ग्रामवासियों का भी सहयोग मिला है। आदमी कई बार मेहनत करता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। कई लोग क्या है कि कम मेहनत करते हैं, उनको सफलता ज़्यादा मिल जाती है। हम्म, मैं उन लोगों में से हूँ जो कम मेहनत करते हैं, सफलता ज़्यादा ज्यादा मिलती है। मिलती है। जी जी अच्छा, मैं किसी एक नेता का शायद नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। जी वो मंच से कह रहे थे कि 10 जगह से आपकी डिमांड आती है कि मुझे हमारी गांव की स्कूल में हमें अरविंद जी भास्कर चाहिए। इसके
पीछे क्या कारण है कि अरविंद जी भास्कर की 10 गांव के स्कूलों से डिमांड आती है कि हमें तो वही चाहिए प्रिंसिपल के तौर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ अलग किया है। ये सब आप लोगों का, स्थानीय लोगों का स्नेह है। और हाँ, इतना है कि प्रयास हम करते हैं, सबको साथ लेके करते हैं, स्टाफ साथी, बच्चों को, अभिभावकों को। और इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि लगातार मुझे सहयोग सबका मिलता रहता है। जी। लालासी गांव में भी इस बार हमारी एक बिटिया नेशनल खेल के आई है। अच्छा। वो गांव की पहली बालिका है जो नेशनल खेल के आई है, और न केवल नेशनल गेम्स में खेल के आई है बल्कि मेडल लेके आई है। उसके अलावा भी हमारे स्कूल से पिछले 4-5 साल में लगभग 50 बच्चे स्टेट गेम्स में खेल के आए हैं। गांव वालों ने अच्छा सहयोग किया। लगभग 2 साल में 40 लाख से ज्यादा रुपए हमें स्कूल में डोनेट किए हैं। जी। एक आपने जो जाट महायज्ञ पे तो अपने बात कर ली थी, आपने जाट महायज्ञ जो लिखा, जी। लेकिन एक चीज पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, रियासती भारत के जाट जनसंघ। जी। सर, मैंने भी ये पढ़ी नहीं है, लेकिन इसमें रियासती भारत के जाट जन सेवक है, जी। ये बुक आपने लिखी है। इसमें कौन कौन से ऐसे जन सेवक है जिनको आपने यहाँ शामिल किया, थोड़ा सा अगर आप। इस पुस्तक का सर मैंने संपादन किया है। ये मूल रूप से ठाकुर देशराज की 1949 में लिखी हुई किताब थी, और इसमें उत्तर भारत के जो उसमें प्रमुख जाट लीडर थे उन सबका परिचय दिया हुआ है। लेकिन मैंने इसको जब पब्लिश करवाया तो इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये था कि इसमें सीकर किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और ठाकुर देशराज इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, आंदोलन करने वाले थे। ये किताब यहाँ से गायब हो गई, खत्म हो गई। इसकी प्रतियां बड़ी मुश्किल से हमने करीब 4-5 साल प्रयास किया तो एक प्रति हमें मिली कटी फटी अवस्था में, तो हमने इसको रिप्रिंट करवाया कि ये जो इतिहास है, जो लोकल इतिहास है, जब हम विश्व का इतिहास लिख रहे हैं या भारत का इतिहास लिख रहे हैं तो अपने स्थानीय इतिहास को भी लिखें। उस हिसाब से हमने इसको रिप्रिंट करवाया ताकि एक इतिहास है वो बचा रह सके। अच्छा अरविंद जी, काफी चीजों पे अपन ने चर्चा की है, इतिहास को लेके, सेठ साहूकारों को लेके और लेके आपने काफी इन पे प्रयास भी किया, किताबें लिखने में, दस्तावेज जुटाने में। तो कभी ऐसा हुआ कि निराश हुए कि नहीं यार, लोग मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज जगह से मदद नहीं मिल रही है तो रहने देते हैं, इसको बंद करते हैं? नहीं, निराश में कभी नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कहा, दर्जन भर से ज्यादा मैं फतेहपुर के दौरे कर चुका था। लेकिन अब मैं इसको किस्मत ही कहूंगा अपने, कि अंतिम समय मुझे कोई न कोई आशा की किरण मिल जाती थी। और न केवल फतेहपुर बल्कि नेशनल आर्काइव से भी मुझे फाइलें मिली, और सबका स्नेह है, उसके बदौलत कभी भी मुझे असफलता आज तक हाथ लगी नहीं। अच्छा, एक आपकी बुक और है, सीकर जिला संदर्शिका, जिला प्रशासन सीकर जी। ये इसमें आपने, मतलब इस बुक में क्या है, मुझे पर्टिकुलर इसके बारे में जानकारी है नहीं इसमें, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या है बुक में जो। ये कलेक्टर साहब थे हमारे LN सोनी सर, और उस समय जब पिछली भाजपा गवर्नमेंट थी उस समय वसुंधरा राजे जी ने हर जिले का इतिहास और कल्चर को एक लिपिबद्ध करने का प्लान बनाया था। उसके लिए सीकर से जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, तो हमने इसको संपादित किया। इसमें इतिहास, कला, संस्कृति और उस समय जो समकालीन गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं थी उनके बारे में सब कुछ दिया। जी। अच्छा अरविंद जी, इतिहास लिखना है और किताबें लिखना, पढ़ाना, ये तो एक तरफ हो गया। बाकी आपने क्रिकेट का थोड़ा सा बताया था, आप तो नहीं खेल पाते आप जी। लेकिन इसके अलावा क्या शौक रहे हैं आप? मेरा पहला और आखिरी शो क्रिकेट ही था। 2011 में स्पाइन की प्रॉब्लम होने पर मैंने क्रिकेट छोड़ा था, और 1995 में मैंने खेलना शुरू किया था। और सुबह छुट्टियों में 4 राबड़ी पी के निकल जाते थे 7 बजे से पहले ही, और रात को 8 बजे अंधेरा होता था तब घर पहुंचते थे। कुछ सालों तक ये चलता रहा, फिर साथ में पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दिया, इधर सिलेक्शन हो गया, तो फिर धीरे धीरे कम हो गया, और जब चोटिल हो गया तो हमेशा के लिए छूट गया। मतलब कभी कभी ऐसे भावुक हो जाते हैं, देखते होता है खेलने को लेके होता है। जब आदमी के पास कोई चीज नहीं होती है तो उसको उसकी कीमत का एहसास होता है। मैं किसी को दौड़ते हुए, चलते हुए, भागते हुए देखता हूँ क्रेविंग होता है। तो मुझे फील होता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ।
लेकिन उसी क्षण में उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। आपने मतलब इतना रिकवर किया वो ज्यादा बड़ी तो उपलब्धि। मैं अपने आप में एक नई एनर्जी महसूस करता हूँ कि अपन बहुत सौभाग्यशाली जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। जी। अच्छा, अरविंद जी, मैं देखता हूँ आप किताबें भी काफी सारी लिखते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपकी बहुत सारी बुकें चलती चलती हैं। जी। और इसके अलावा आप स्कूल टाइम भी देते हैं, जैसे अगर सुबह 6 बजे जाते हैं तो 12 बजे आते हैं, दूसरा जो सेशन होता है उसमें आप 10 बजे जाते हैं तो शाम को 5 बजे, जी। 5:30 बजे घर आते हैं। फिर भी मैं देखता हूँ कि आप खेती किसानी के लिए भी टाइम निकालते हैं। मैंने बहुत सारे अपडेट देखे हैं, आप निनाण करते हुए नजर आते हैं, कभी लावणी करते हुए। तो वो पॉसिबल हो जाता है क्या, आप नहीं, कर वो लेते वो हैं? वो फोटो तो क्या है कि फेसबुक के लिए ही है, सिर्फ अच्छा। शो किए ही हैं। काम करने का मैं शौकीन था। खेती जो मैंने लिखा है किसान आंदोलन के बारे में, वो भी इसीलिए लिखा है कि मैं खेती किसानी के परिवार से हूँ और शौक रहा है, खूब काम किया है, अब भी काम करने का मन करता है, स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता। जब परिवार के बाकी सारे लोग, बड़े भाई साहब डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर तहसीलदार हैं मंडावा, शनिवार रविवार की उनकी छुट्टी रहती है, तो वो सारे काम यहाँ पे आप मारवाड़ी में बात करना, चाहे ओड बुरबो हो, चाहे खाकलो गिरबो हो, निनाण गरबो हो, लावणी गरबो हो, सारे काम वो करते हैं। न केवल वो करते हैं बल्कि परिवार के सारे मेंबर करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ। जी। जैसे मेरी एक इच्छा है प्रशासनिक व्यक्ति का कभी साथ में बैठने का, कैसे हैंडल करते हैं चीजों को। तो मैं आपको धीरे से बात रखना, एक बार मैं कोशिश करूंगा किसी बड़े भाई साहब के साथ भी मैं बैठूं। बिल्कुल कोई तो दिक्कत नहीं। मतलब इच्छा है मेरी कि मैं जी। पूछूं कि आप पब्लिक के जो प्रेशर है वो कैसे हैंडल करते हैं, वो है तो मैं थोड़ा सा कभी चाहूंगा। वो प्रशासक बताएंगे नहीं ना, वो उनका राज की बात होती है कि अच्छा। कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं, नहीं, तो फिर फिर भी वो जैसे लोगों जनता को लोग समझ मैनेज जाती है, तो करना, हाँ वो खैर वो तो थोड़ी सी चीजें जानना चाहूंगा, अगर नहीं, उनकी इच्छा हो तो आसिम मतलब, साहब नहीं, वो कर लेंगे, मेरा ही मन में है वो, तो मैं आपको जता देता हूँ वो चीजें। कर लेंगे, मतलब कोई साथ दिक्कत साथ में मैं मेरा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखता जाऊं। जी। अच्छा, अरविंद जी, जो आपने बताया कि किसान आंदोलन पे आपका लिखने का जो सबसे बड़ा कारण है कि आप किसान परिवार से हैं, वो चीजें आपको नजदीक से। अच्छा, कभी उन चीजों के बारे में ऐसे सोचते हैं, जैसे आप अपन देख नहीं पा रहे, वो घटना है आज से लगभग एक सदी हाँ गुजरने को है। हाँ, 90 साल हो गए 90 साल हो गए, लगभग। एक सदी गुजरने को है उस चीज को। लेकिन आपने जब वो दस्तावेज पढ़ते हो, वो चीजें देखते हो, सब अखबारों की कटिंग, उनमें कुछ धुंधली धुंधली फोटो भी मैंने देखी हैं। जी। जो आंदोलन के नेता हैं, जो शहीद हैं, उनकी मैंने अखबारों में आपकी ही वॉल पे देखी है मैंने वो फोटो, और जी। गूगल पे भी वो कुछ फोटो आ गई है। जी। तो वो जो दर्द है वो महसूस ऐसे लगता है कि अपने सामने ही हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है दस्तावेज पढ़ते हो कि ये भावुक हो गए, आंखों में आंसू नहीं, निकल आए? बिल्कुल स्वाभाविक है ये। और जो अ, मैं कंपटीशन की बुक्स लिख रहा हूँ लगभग 2009 से, हम्म, और इन किताबों में खूब पैसा है, मान सम्मान भी है। ये कंपटीशन की जो बुक्स है मेरी, राजस्थान से लेके पश्चिम बंगाल तक पढ़ी जा रही हैं, सारे स्टेट्स में बीच में आ रहे हैं। हम्म, वो दर्द था, वो पीड़ा है, उसी के कारण खुड़ी से कुदन लिखी मैंने। 7-8 साल लगे दस्तावेज जुटाने के लिए, जगह जगह गए और लोगों के पैर पकड़े, हाथ बिल्कुल जोड़े। बिल्कुल हाथ जोड़े। जबकि मैंने कंपटीशन की बुक्स लिखी है, उनके लिए किसी का हाथ नहीं जोड़े, किसी के पैर नहीं पकड़े। लोग डिमांड करते हैं कि लिख दे, हम बेचेंगे। तो ये वो दर्द ही था जिसके कारण ये सब लिखी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इतिहास विषय को लेकर मैंने अपनी आजीविका चलाई है, उसी के दम पे मैं आगे बढ़ा हूँ। तो इतिहास की सेवा करनी चाहिए मुझे। कुछ इस प्रकार के दस्तावेज अपने प्रयासों से छोड़ के जाने चाहिए कि मेरा इतिहास पढ़ना मेरे लिए, मेरी कौम के लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए, समाज के लिए अच्छा, सार्थक हो। अरविंद जी, एक सवाल है मेरा, आप अगर कुछ आपकी फाउंडेशन है तो आप जवाब मत देना, स्किप जी। कर जाना, लेकिन पूछता हूँ। जी। शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा आपका पेशा भी है, पैशंस भी है, सब कुछ है। जी। आजीविका के लिए कुछ तो चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो पैसा भी है, पैशन भी है, लेकिन मैं आपने बताया कि मैंने भावुक होके उस दिन कोचिंग बंद करने का फैसला जी। कर लिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल जो अंधी दौड़ चल रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है या फिर घटा? हाँ, ये आपने जो धीरे से बोला लास्ट में कि गठा है, ये जो अंधी दौड़ चल रही है, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, सबसे बड़ा रुपया हो गया है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है, तो मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षा घटी है। ऐसी शिक्षा से तो आदमी अनपढ़ रहे तो वो ज्यादा बढ़िया। अंधी दौड़ से
कम से कम उसमें इंसानियत मानवता जिंदा रहे। और मैं देखता हूँ कि शायद अपने जो सीकर है वो काफी इसमें हो गया। ये स्वाभाविक है, जहाँ शिक्षा ज्यादा आएगी वहां पर इंसानियत खत्म होगी। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, हो सकता और अब भी अपन गाँव में जाते हैं जहाँ पर शिक्षा का स्तर कमजोर है, वहां पर भाईचारा अपनापन ज्यादा मिलता है। ज्यादा। और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हम गांव में रहते हैं, तो गांव में देखते प्याऊ लगती थी, लोगों के घरों के गेट खुले रहते थे। आज अपन दोपहर को निकलते हैं, पूरे गांव चोरी की कोई ना कोई पूरे पूरे गांव में सब के घरों के गेट बंद रहते हैं, कोई प्याऊ नहीं लगती है। गांव में प्यास लग जाती है, 10 रुपए की आपको बोतल खरीद के पानी पीना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जहां शिक्षा आई है वहां पर आएंगे, साइड इफेक्ट है, आएंगे। साइड इफेक्ट है। और आपके हिसाब से शिक्षा का स्तर थोड़ा डाउन आ गया। नैतिक शिक्षा साथ में चलनी चाहिए साथ अच्छा, में। ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आधुनिक शिक्षा है, जी, जो कंपटीशन है, आपका सफल होना है, ये होना है, उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी कुछ जोड़ा जाए कि सर्वांगीण विकास हो। उसके लिए क्या चीजें आप मतलब दो चार ऐसी चीजें जो आप ऐड करना चाहोगे शिक्षा? नैतिक शिक्षा मैं खुद यहीं का हूँ। खूड़ी कूदन की घटनाएं हुई, कटराथल मेरा ससुराल है, वहाँ महिला सम्मेलन हुआ, मुझे नहीं पता था। लेकिन ये चीजें पाठ्यक्रम में आ गई आरपीसी के, तो मजबूरी हो गई, हमें पढ़नी पड़ी। भाई आपको लेक्चरर बनना है कि नौकरी लगना है तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार की चीजें जो हम लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे नैतिक शिक्षा हो, चाहे रोजगारोन्मुखी शिक्षा हो, जब तक उसके अंक बाहर नहीं करेंगे किसी चीज में, तब तक लोग उसको पढ़ेंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि चाहे मजबूरी बस पढ़ाया जाए, किसी न किसी चीज में अंक बाहर कर दिया जाए तो फर्क पड़ेगा अच्छा, उसका। एक आजकल जो पढ़ाई का जो प्रचलन है, उसमें खेल कूद की जगह पूरी हट गई है। हाँ, कुछ जगह बची होगी, ना तो सरकार की तरफ से भी उतने प्रयास है, ना कुछ और है। मतलब अपन जब एक आध मेडल आ जाता है तो ही खुश हो जाते हैं, जबकि बाकी देशों में 150 मेडल आ जाते हैं जो अपन ने अभी तक नहीं जीते हैं इतने साल में। बिल्कुल वहाँ एक सीजन में लेके एक खिलाड़ी लेके चला जाता है जी। इतने मेडल। तो जो शिक्षा से खेल कूद वो पूरा ही शायद हट गया है, कुछ जगह बचा है। बाकी तो बच्चे सुबह से स्टार्ट होते हैं 4 बजे उठ के, तो रात तक 12 बजे तक वही रूटीन रहता है। इसमें कैसे मैनेज होता है? मैं ऑनलाइन तो आपको नहीं कह पाऊंगा, ऑफलाइन आपको बता दूंगा सबूत सहित। बाकी इतना ही कहना है कि खेलों में जो मैंने देखा है, जहां तक मैं देख पाया हूं, इस देश में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है हर जगह। अगर आपके हाथ में पेन है या मेरे हाथ में पेन है तो हम प्रयास करते हैं कि अपने वाले का नंबर आना चाहिए, और उसके कारण प्रतिभाएं लगातार कटती रहती हैं। और जब तक, अब जैसे मैं मेरी स्कूल का बताऊं, मैं यहाँ पर लालासी में गया, पहली बार हमारे 5 बच्चे स्टेट खेल के आए, तो दूसरे बच्चे मोटिवेट हुए, और मोटिवेट ऐसे हुए कि अगली बार 10 खेल के आए। और अब हर बार हमारे 1 दर्जन बच्चे स्टेट खेल के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार नेशनल भी खेल के आया बच्चा। तो ये चीजें मोटिवेशन, बच्चा कोई सफल होता है तो उसको देख के सीखते हैं। पहले अपने गांव में शिक्षक बने, तो अब तो आईएएस वगैरह निकल रहे हैं गांव से, मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे को देख। तो खेलों की दुर्गति होने के पीछे बड़ा कारण वही है कि लोग सफल नहीं हो पाते, जैक से आगे तक चले जाते हैं, लेकिन फिर वो पिछड़ जाते हैं, तो मोटिवेशन दूसरे लोगों के लिए वो नहीं। अच्छा, मैं एक घटना बताता हूँ। एक सूरत में एक प्रोग्राम था, मोटिवेशनल सेमिनार। उसमें एक बड़े जी। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए, हम्म। तो वो आप सवाल का जवाब शायद एक शिक्षक बेहतर दे सकते। जी। वो जवाब आपसे चाहूँ। वो सब बताने एक सवाल पूछा था कि सर कोई बच्चा आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, टीचर बन गया, वो सिर्फ उसकी एक जी। सफलता का एक पार्ट है। अरविंद जी, मैं चाहूँ कि सर्वांगीण विकास के लिए जो सफलता होती है वो उसके पैमाने क्या होना चाहिए, उसके मायने क्या हो कि पूर्णतः सफल व्यक्ति समाज से भी जुड़ा हुआ, अर्थ से भी जुड़ा हुआ, धार्मिक भी, सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन। मेरा इस मामले में ये मानना है कि जब तक व्यक्ति अपनी इच्छा या सुख का जॉब नहीं चयन करेगा, तब तक वो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, और वो उसमें घुट के या बंद होके रह जाएगा। और अगर आप चाहे पत्रकार हों या लेखक हों या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर आपने उसके शौक से आपने उसका चयन किया है, तो आप खुद के साथ में भी न्याय कर सकेंगे, आपने जिस फील्ड का चयन किया वहां पर भी अच्छा आप दे पाएंगे, और समाज को भी आप अच्छा दे पाएंगे। मैं 2006 में लेक्चरर बनना था, 2007 में मैंने आरएएस प्री एग्जाम दिया था। उस टाइम 400
नंबर की प्री एग्जाम हुआ करती थी और 290 नंबर मेरे आए थे 400 में से। कट ऑफ रही थी 189। कट ऑफ से मेरे 100 नंबर ज़्यादा थे। लेकिन जब मैं मेंस की तैयारी किया करता था तो मुझे लगता था कि मेरा जन्म एक टीचर बनने के लिए हुआ है। मैं पूरे दिन पढ़ता रहता, शाम को चीज़ वही दिमाग में आती। मैंने छोड़ दिया, मेंस नहीं दिया। 2-3 साल भटकाव में फिर जॉब के साथ में घूमता फिरता रहा। साथियों ने फिर मोटिवेट किया, इस बार आईएएस के लिए दिया। प्री एग्जाम क्लियर हो गई, मेंस के लिए दिल्ली चला गया तैयारी करने के लिए। करीब 1 महीने रहा। पूरे दिन कोचिंग लेते, पढ़ते, रात को सोता तो दिमाग में वही बात आती कि मास्टर मैं अच्छा मास्टर बन सकता हूँ। तो मैं वहां से भी रणछोड़दास बन गया, दिल्ली छोड़ आया, स्कूल में रहा। अब यहाँ पर अच्छा चलता है। मैं जहाँ कहीं भी रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल, चौथी मेरी स्कूल है, तो हर जगह मैंने प्रयास किया है कि छुट्टी होने के बाद में, शुरुआत में जब जुलाई अगस्त सितंबर के महीने होते हैं तो शाम को 5 बजे वापस स्कूल में जाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, उनके साथ में खेलना कूदना होता है, उनको मोटिवेट करते हैं। और ये लगातार तीसरी स्कूल है। एक पहली स्कूल में तो मैं 6 महीने रह पाया था। दूसरी स्कूल में जहाँ रहा वहाँ एक बच्चा नेशनल खेल के आया 1 साल के दौर में। उससे पहले कभी उस स्कूल से कोई बच्चा नेशनल स्टेट नहीं खेल के आया था। एक बच्चा स्टेट, एक बच्चा नेशनल। फिर तीसरी स्कूल में प्रिंसिपल रहा, वहां से भी एक बच्ची नेशनल खेल के आई, कभी नहीं, मेरे से पहले नहीं खेल के आई थी। और यहाँ भी जहाँ हूँ, यहाँ पर पहली बार एक बच्ची नेशनल खेल के आई है। तो सुकून मिलता है, मन से वो काम होता है तो उसका रिजल्ट मिलता है। अगर यही होता है कि मेरे को एक मास्टर बनना है, पैसा कमाना है, तो शायद मैं वो मन से वो काम नहीं कर पाता। जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं लेता हूँ मेरी तरफ से, जी। कुछ अपन दर्शकों की भी सवाल है। जी। रणछोड़दास समाज के कितना काम आ रहा है? मैं तो ये समझता हूं कि जो कुछ भी छोटा मोटा मैं दे पा रहा हूं उसी की बदौलत दे पा रहा हूं। और अगर मैं वो तैयारी करता, चयन होता, तो मैं शायद दूसरे लोग दे पाते हैं उस पदों पे, शायद मैं नहीं दे पाता। और अगर मेरा चयन नहीं होता तो शायद मैं इतना कुछ जो अब मन से कर रहा हूं वो इस फील्ड में मैं मन से नहीं करता फिर। जी। हमारे साथ अरविंद जी भास्कर, इतिहासकार, लेखक, शिक्षक, सबका कॉम्बो है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। काफ़ी बातें इनके साथ हुई। तो अब आप लाइव जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं अरविंद जी से उनके जवाब लूंगा, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पॉलिटिक्स से जुड़े कोई सवाल ना लें, क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया है, कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप ज़्यादातर जो किसान आंदोलन है या शिक्षा से जुड़े हुए जो सवाल हैं वही लें, कंट्रोवर्सी वाले कोई सवाल नहीं लें, क्योंकि अरविंद जी की कुछ मजबूरियां हैं, ये सरकारी जॉब में है तो कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं शेखावाटी के पर्टिकुलर, वो आप लें, और शिक्षा से जुड़े हुए सवाल ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं स्वागत करूंगा। तब तक अरविंद जी सवाल आए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी वॉच कर रहे हैं अपने लाइव को, आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक संदेश शिक्षक के तौर पे आप देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाएं, किस तरह से उनको खेल में रखें, सारी चीज़ों पे एक फोकस आप थोड़ा सा बताएं। तब तक मैं सवाल लेता हूँ। मैं जो साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा एक सुझाव रहेगा कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप सोशल मीडिया या जो स्मार्टफोन है उससे दूर रहें। पूरी तरह से आप अपनी किताबों में मग्न हों। इस देश को, इस समाज को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। हम किसी को कोसें नहीं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो कर दिया। हम खुद करें। चिड़िया की चोंच वाली बात है। अपने व्यक्तिगत प्रयास करें। जब सारे जो देशवासी होंगे वो व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो ये देश आगे बढ़ सकता है। और बाकी हम किसी को कोसने में अपना समय जाया करेंगे तो उससे कुछ हमें मिलना नहीं है, बल्कि हमारी जो एनर्जी है वो भी हम नकारात्मक कार्यों में लगा रहे हैं। उसके बजाय हमें खुद को कुछ न कुछ करना चाहिए। अरविंद जी, राकेश जी जांगीड़ हैं, उनका एक सवाल है। भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई, उसके बहुत से मूल कारण थे। उस समय आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? क्या जनता स्थानीय शासकों के साथ थी या मौन रही? जैसे हम बात करें ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात करें तो उस समय जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के पास में लगभग 50,000 की सेना थी।
अंग्रेजों के पास 1000 की सेना थी। उन्होंने छल कपट विश्वासघात के द्वारा प्लासी का युद्ध जीता और बंगाल में अपने शासन की स्थापना की। निश्चित रूप से जब कोई भी बाहरी आया है तो स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना वहां पर शासन की स्थापना करना संभव नहीं है, और स्थानीय लोग तभी सहयोग करेंगे जब वो आपके शासन से असंतुष्ट होंगे। जैसे मैं ठिकानों की बात करूं या जहां ब्रिटिश अधिकारी आए, शेखावाटी की भी बात करें, तो यहां पर जब अंग्रेज अधिकारी आए तो यहाँ के खासतौर से किसान समुदाय ने उनका स्वागत किया कि ये जो ठिकानेदार हैं इनके ऊपर कोई कानून का शासन नहीं है, अपनी मनमर्जी के अनुसार शोषण करते हैं, तो ब्रिटिशर्स आए हैं तो वो न्याय के अनुसार काम करेंगे। और उस हिसाब से उनका अलग अलग दृष्टियों से है, जहां उन्होंने शोषण किया वहां पर उनका विरोध हुआ, जहां उन्होंने आम लोगों को सहूलियतें दी वहां पर उनका समर्थन भी हुआ। मनोज मेला जी हैं, उनका सवाल है कूड़ी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी बताएं सर। शायद हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आप संक्षेप में थोड़ा सा कूड़ी पे एक बार फोकस करें। खूड़ी की घटना ये थी कि 20 मार्च 1935 को खूड़ी गांव में एक किसान समुदाय, मैं ये कहूँ कि एक जाट लड़के की, जीवन राम, जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी, बारात आई। वो घोड़ी पे बैठ के तोरण मारना चाहता था। जागीरदारों ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा विशेषाधिकार है, उन्होंने नहीं करने दिया। और किसान जो लोग थे उन्होंने वो अडिग रहे कि हम ऐसा करके जाएंगे। दोनों समुदाय आपस में जुट गए वहां पे। 7 दिन तक दोनों पक्ष डटे रहे। तो किसान समुदाय ने कहा कि तोरण मारे बिना हम जाएंगे नहीं। जागीरदारों ने कहा हम ऐसा करने नहीं देंगे। अंततः कैप्टन वेब को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। ठिकाने की कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया था। 27 मार्च 1935 को सीकर ठिकाने की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, किसानों को खदेड़ दिया गया और इस प्रकार से खूड़ी की घटना संपन्न हुई। 27 मार्च को ही बाद में एक बहुत ही समझदार राजपूत थे, ठाकुर जोध सिंह जी, जो खूड़ी के थे, उन्होंने उस 8 वर्षीय दूल्हे को अपने कंधे पे बैठा करके और तोरण मरवाया। और उन्होंने जाटों को ये कह करके संतुष्ट किया कि घोड़ी बड़ी होती है या ठाकुर का कंधा। तो जो जाट किसान थे उनके लिए तो ठाकुर का कंधा बहुत बड़ी बात होती है, घोड़ी तो एक जानवर है, पशु है। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर का कंधा बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने राजपूतों को ये कह करके संतुष्ट किया ठाकुर जोध सिंह जी ने कि देख लो घोड़ी पर नहीं बैठने दिया ना, आपकी बात रख दी ने। तो उन्होंने दोनों पक्षों की बात रखते हुए इस मामले का निस्तारण किया। अच्छा, ये एक सवाल मैं वापस से लूंगा जी। जो ये घटना नहीं हुई थी, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया, उससे पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप घोड़ी या हाथी पे कर सकते हैं, वो कुछ घटना? हाँ, वो दरअसल 1934 में जब जाट महायज्ञ हुआ था तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने डिमांड की कि हम हाथी पे बैठ के सीकर में भ्रमण करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि राव राजा कोई अधिकार था, राव राजा के अलावा दूसरा व्यक्ति हाथी पे बैठ ही नहीं सकता था। लेकिन अब बहुत सारे हो गए, लाखों आदमी इकट्ठे हो गए, तो अब जिद पे उतर आए। तो फिर एक बीच का सा रास्ता निकाला गया। उस समय तो वो घटना निपट गई, नहीं बैठने दिया। लेकिन फिर आंदोलन चला तो 15 मार्च 1935 को एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि जाट किसानों को भी हाथी और घोड़े पर बैठने का अधिकार है। ये 15 मार्च को समझौता हुआ। 20 मार्च को ये उसके 5 दिन बाद ही घटना हो गई। मतलब सरकार ने अपना वादा जी निभाया नहीं? सरकार ने वादा किया, लेकिन जो खूड़ी की जो घटना, जो इलाका था, वो उस समय 2 प्रकार के इलाके थे, एक जागीरी और एक खालसा। तो खालसा का मतलब तो जहां पर जिस इलाके पर राजा का सीधा नियंत्रण हो, और जागीरी का मतलब जो इलाका उन्होंने किसी और को दे दिया है। तो खूड़ी का जो गांव था वो जागीरी गांव था, वो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। खालसा में तो वो चीज लागू? हाँ, खालसा में उसी दिन खूड़ी गांव में दोनों खूड़ी, एक खूड़ी खालसा में थी, दूसरी खूड़ी जागीरी में थी। दोनों गांवों में बारात आई हुई थी। एक कुदन से आई हुई थी खालसा में, वहां पर लड़के ने घोड़ी पे बैठ के तोड़ मार दिया। लेकिन जो जागीरी में आई हुई थी उसमें तोड़ नहीं मारने दिया। दोनों के बीच में मुश्किल से 200 मीटर की जगह है। तो एक गांव में हो गया, राजा अपनी बात पे अडिग रहा, लेकिन जागीरदारों ने ऐसा नहीं करने दिया। माही क्रिस्टल जी हैं, शायद ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, मुझे इसके बारे में कम नॉलेज है। अगर आप इस पे शायद सरकार से भी जुड़ा जवाब दे पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, पर मैं सवाल ले लेता हूँ। अरविंद जी नमस्कार, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, क्या MSP C2+50 फार्मूला सही व्यवहारिक तरीके से लागू हो सकता है? अगर व्यवहारिक है तो क्या इसके समांतर अन्य उत्पादों के मूल्य पर फर्क नहीं पड़ेगा? दूसरा है, नई शिक्षा नीति पर क्या कहना? दोनों ही मुद्दे क्या कि समकालीन हैं और इस मामले में माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो मैंने जो तय किया कि मेरे को समकालीन मुद्दों पे कहीं अपनी कोई बातचीत नहीं रखनी है, तो मैं कहीं पर भी यहाँ नहीं, मैं सार्वजनिक मंच पे या निजी कोई वार्ता होती है तो मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ। मैं ऐसा था, मेरे फॉलोवर जो है वो उनका सवाल ऐसा बिल्कुल मैं उनसे माफी चाहूंगा।
फिर अगला सवाल भी विक्की जाट जी का है, शायद मुझे पता है उसका जवाब भी आप नहीं दे पाएंगे। वर्तमान सरकारों की किसानों के प्रति नीतियां आज जगजीत सिंह डल्लेवाला की गिरफ्तारी को किस रूप में देखते हैं? उचित लगे तो जवाब। मैंने शुरू में ही कहा था कि सरकार सरकार होती है, चाहे वो 1935 की हो, चाहे वो 2004 की हो, चाहे 2025 की हो। शासित और शोषित दो वर्ग रहे हैं। सरकार ने हमेशा उन लोगों का दमन किया है जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और लोगों ने उस सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है जो उनका दमन करती है। ये अनवरत प्रक्रिया है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छा, एक आगे है नानक कड़वासरा जी हैं, वो कह रहे हैं दूध व खारा किसान आंदोलन पर सर इसके बारे में बुक लिखने पर विचार है क्या? दूध व खारा किसान आंदोलन पर हनुमान सिंह जी का अच्छा योगदान था। मैं जब स्टेट आर्काइव बीकानेर में काम कर रहा था, वहां पर फाइलें भी मिली, लेकिन मेरा काम करने का इरादा बहुत कम है, इसलिए कि रीड के डी की 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, प्रिंसिपल का जॉब है, स्कूल में टाइम नहीं मिलता, उसके बाद में आके कोई काम ऐसे करने पड़ते हैं, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। और दूसरा, मैं सीकर किसान आंदोलन का जो मेरा काम था, 8 साल लग गए। जब मैंने सिर्फ 1935 पे 500 पेज लिखे हैं, एक मेरी और किताब रिलीज होगी, लगभग 80 या 90% काम उस पर कंप्लीट हो चुका है, और वो कब होगी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सीकर किसान आंदोलन भी वो है। उससे पहले अगले महीने मेरी एक किताब और आ रही है, शेखावाटी किसान आंदोलन के 4 दशक, और वो ठाकुर देशराज द्वारा लिखी गई थी 1961 में। उसका संपादन किया, उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ वर्तनी संबंधी, कुछ फैक्ट संबंधी, तो उसका संपादन करते हुए हम रीप्रिंट करवा रहे हैं। जी, सुभाष मेहला लक्ष्मणगढ़ से हैं जी। तो उनका सवाल है, किसान आंदोलन पर अभी तक लिखा इतिहास पर्याप्त है या अभी और शोध? मैं समझता हूं कि जो इतिहास है वो देश काल के अनुरूप लिखा जाता है। एक दौर था जब हमारे लिए इतिहास वही था, राजा, उसकी रानी, उसके द्वारा लड़े गए युद्ध, इतिहास में यही पढ़ा जाता था। हाल ही के दशकों में यह पढ़ा गया कि किसी भी दौर में जब राजा कोई था तो उस जमाने में कोई रंक भी था, गरीब आदमी था, उसका खुद का इतिहास है, उन लोगों को भी इतिहास में तवज्जो मिलनी चाहिए। और हाल ही के वर्षों में जो लोग, जिनको इतिहास में कभी स्थान नहीं मिला, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, इनको लेकर के इतिहास काफी लिखा गया है। और अभी भी क्या कि पूरा नहीं लिखा गया है, शुरुआती दौर है, तो बहुत सारी चीजें समय के साथ में आएंगी, और मैं समझता हूं कि इसको सतत लिखने की जरूरत है। सवाल मैं 1-2 मिनट और वेट करूंगा, कुछ सवाल आ जाएं तो। जो अभी सवाल आए हैं वो मैं लगभग पूछ चुका हूं मेरे बोलने के बाद। अच्छा अरविंद जी, मैं एक छोटा सा पर्सनल सवाल लेता हूँ। अरविंद जी भास्कर शिक्षक नहीं होते तो क्या हो? ये कभी सोचा नहीं लेकिन मुझे सुकून मिलता खेती बाड़ी करके भी। और हालांकि आज का दिन तो ऐसा है कि जिस बेल्ट में हम रहते हैं वहां पर पानी भी लगभग खत्म होता जा रहा है, तो खेती बाड़ी वाला काम भी नहीं हो पाता। लेकिन मैं शिक्षक नहीं होता तो शिक्षक ही होता। मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता, लेकिन प्राइवेट जॉब में होता। जैसा मैंने कहा कि बार बार दिमाग में हमेशा एक यही रहा कि शिक्षक बनने के लिए। और प्राइवेट सेक्टर में मैंने शिक्षक के रूप में 3 साल काम किया था पहले, और 2006 में मेरी पोस्टिंग हुई। उससे पहले 2003 से 2006 तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया। मुझे वो क्या बातें करते मजा आ रहा है, मैं थोड़ा बातूजी भी हूँ जी, थोड़ा मजा भी आ रहा है, तो 1-2 सवाल मैं और बढ़ा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर जवाब दे पाओ तो ठीक है जी, आप स्किप उनको कर देना जी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो पता नहीं है कि कौन से सवाल लेने हैं, कौन से। हाँ नहीं, आप कोई से भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं। तो मैं पूछ रहा था कि जो शेखावाटी एरिया जी, उसमें जो किसानी है, हाँ, उसके क्या क्या इश्यूज है, मतलब कितना हार्ड का काम है? क्योंकि मैं जब खुद देखता हूँ, थोड़ी वो जमीन हमारी भी है, मैं देखता हूँ आसपास के किसानों को भी देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो लागत वो लगाते हैं उस किसानी में जी, वो पैदावार, उनकी लागत जितनी भी पैदावार नहीं आती, कभी कभी तो सामने आते हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था क्या क्या मुश्किलें हैं शेखावाटी के जो एरिया, रेगिस्तान एरिया, आप जैसलमेर तक चले जाओ, फिर आगे रेतीला एरिया है, क्या मुश्किल है? एक क्वेश्चन पहले किसी साथी का हुआ था, एमएसपी वाला। एमएसपी देनी चाहिए किसान को, सब जगह मिल रहा है। वैश्वीकरण के दौर में जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने किसानों को खूब फंड दे रहे हैं, और अपने यहाँ पे वो नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ का किसान उनके उत्पादों का सामना नहीं कर पाएगा। अगर आपको किसान को जिंदा रखना है तो आपको सुविधा देनी पड़ेगी।
अब वो आप किस रूप में देते हैं, फ्री बिजली के रूप में देते हैं, फ्री बीज के रूप में देते हैं, किसान को जिंदा रखने के लिए चीजें जरूरी है। और यहाँ के किसानों की भी प्रॉब्लम यही है कि उनको उनके उत्पाद का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो मैं बता रहा हूँ खेती किसानी से जुड़ी हुई बात, जब मुझे याद है तो खेजड़ी छांगने के अपने यहाँ पे शायद 40-50 रुपए मजदूरी हुआ करती थी, और उस समय बाजरे के जो भाव थे बोरी के 600-700 रुपए हुआ करते थे। बाजरे के भावों में 4 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन मजदूरी की दरें हैं उनमें 20 गुने ज्यादा वृद्धि हो गई है। तो वो किसान खाएगा क्या, क्या खेती बाड़ी करेगा? उसको उसकी जो ट्रैक्टर का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, मजदूरी का खर्चा वो ज्यादा लग रहा है, इनकम उसके पास है नहीं। तो सरकारों को कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे किसान को उसकी मेहनत का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100 रुपए मेहनत की तो 500 दे, लेकिन उसको मेहनत तो उसके पास कम से कम आनी चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। अच्छा, मैं भी जब से बच्चा था, आप भी शायद छोटे थे, तब से सुन रहे हैं शेखावाटी में नहरी पानी, सिंचाई का पानी। हाँ हाँ सर मैं काफी वादे हुए और इसने क्या कि मैं उस पर नहीं जा रहा, जी लेकिन शेखावाटी के किसान को हमेशा ये कहा गया कि आपको सिंचाई का पानी, नहर का पानी लाया जाएगा। जी। लेकिन सर इतने साल बीत गए, पीने का पानी भी थोड़ा बहुत आया है, तो नहर का पानी कब शेखावाटी का कभी होगा ये तो काम तो आसान है, लेकिन बाकी मुद्दों पे जब हम कहते हैं ना कि हम शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पे अभी तक मतलब शेखावाटी जो बेल्ट है उसमें कोई संगठित आंदोलन नहीं हुआ। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कभी जनता ने दबाव बनाने का प्रयास ही नहीं किया। अगर जनता जिस प्रकार से जातीय मुद्दों पर एक होती है कि आपने हमारी जाति के आदमी को ऐसे कैसे कह दिया, उसने उसको कैसे कह दिया, अगर इस मुद्दे को लेकर शेखावाटी के सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो नेताओं को जनता की बात सुननी पड़ेगी, और ये कोई काम संभव नहीं है। इस पर हाल ही में काफी चर्चाएं हुई है, और अगर लोग एकजुट नहीं रहेंगे, अपनी आवाज पुरजोर नहीं उठाएंगे, तो काम जैसा पीछे आश्वासन ढीला चलता है वैसा चलता रहेगा। और तरीके से आंदोलन करेंगे तो जैसा आज तक शेखावाटी हर बात अपनी मनवाता आया है, वैसे ये काम भी हो सकता है। अच्छा सर, एक मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल, आप जवाब देने के लिए बातें नहीं है, मैंने पहले भी कहा स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछ ले, जो 2019 का किसान आंदोलन, वो आजाद भारत के परिदृश्य में शायद तक सबसे बड़ा किसान आंदोलन, बिल्कुल। उसमें बहुत लोग पहुंचे जी लोगों ने अपने पद की चिंता नहीं की, अपने पैसे की चिंता नहीं की, आप भी पहुंचे थे वहां? बिल्कुल। मैंने तस्वीरें देखी हैं काफी सारी, हाँ आप भी बिल्कुल। पहुंचे थे, सहायता की चीजें भी आप लेके शायद, नहीं, सहायता की चीजें तो मैं मतलब किसी के इतना थ्रू, सक्षम नहीं जो था, भी किसी के थ्रू जो आई थी, लेकिन मैं उन घटनाओं को बहुत नजदीक से देखना तो चाहता पर था। मैं पूछना चाह रहा था कि सब चीजों का जो डर थे वो सब दूर करके आप वहां तक पहुंचे, किस भावना के साथ आप वहां गए? डर, जो आदमी डर को समझता है उसके लिए डर होता है, हम्म, बाकी ऐसा कोई डर नहीं है। हम्म, जो मैंने महसूस किया है उन चीजों को लिखते समय, डर वो था, वो खोफनाक मंजर होते थे, बिना अपराध के पकड़ लिया गया। आजकल तो न्याय व्यवस्था है, सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर से बड़ा कोई डर नहीं होता है, और वो डर है। वो मेरे डर है नहीं। ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया है कि कमा के कहीं खा सकते हैं, अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक चल रहा है। अनुकूलित माहौल जहां मिलेगा काम कर लेंगे, अगर अनुकूलित माहौल नहीं मिला तो जॉब छोड़ देंगे, दूसरा काम कर लेंगे। बाकी वो भावना, हाँ, कदम शाहजहांपुर के रूप में। शाहजहांपुर मैं करीब 4-5 बार गया था, और उसके अलावा खनौरी बॉर्डर पे भी मैं गया था, और भी मैं गया था। तो उस टाइम मैं किसान आंदोलन का इतिहास लिख रहा था, और जब मैं वो चीज़ें लिख रहा था तो उन चीज़ों को मैं महसूस करता था कि कैसे कैसे अत्याचार हुए, किस प्रकार से लोग आंदोलन करते थे, आंदोलन करते समय उनको किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ जा करके उनको महसूस भी किया, मैंने देखा भी, और मैंने सोचा कि जब मैं पुराने समय का इतिहास लिख रहा हूँ, वर्तमान में आंदोलन चल रहा है, तो उसको भी मुझे नजदीक से देखना चाहिए। तो
उस हिसाब से मैं बिल्कुल। मतलब आपके इतिहास लेखन में वो एक घटना भी बड़ी भूमिका निभाई कि लिखने में वो हाँ, आसानी हुई है। मैं अगर खेती किसानी के परिवार से नहीं होता, अगर मैं लिख रहा नहीं होता तो मैं नहीं जाता। अच्छा, एक रामोतार बदाला जी हैं, वो जी। अरविंद जी भास्कर को नमस्कार, आपकी सीकर किसान आंदोलन नामक बुक कालजयी रचना है, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, उन्होंने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। जी। अच्छा, एक पंकज गुर्जर जी हैं, जी। सवाल शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है। जी। वो कह रहे हैं कि सारी जगह के किले सुरक्षित, हम्म। लेकिन सीकर के रघुनाथगढ़ है और है वो किले सुरक्षित नहीं है, क्या कारण रहा होगा? राज परिवार में यहाँ पर राव राजा कल्याण सिंह जी अंतिम शासक थे यहाँ के, और उनके जो एकमात्र पुत्र थे हरदयाल सिंह, उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद में उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया वे यहाँ से नेपाल पलायन कर गए। तो उनकी जो भी संपत्ति थी वो इधर उधर हो गई, मतलब और भी संभालने लायक रहा है। बिल्कुल, और जहाँ पर जो वारिस हैं वो लगातार वहां पर बने हुए, तो वो सब संभाल रहे हैं अपना। जी। अरविंद सिंह बिजारनिया जी हैं। जी। भास्कर साहब, सेकावाटी क्षेत्र में रामगढ़ सेकावाटी जब ऑटोनोमस सिटी बना, जब गांवों से अंसल उगाया जाने लगा, उस समय गांव में राजपूतों को बसाया गया। हर गांव में दो दो पटेल बनाए गए। अंसल इकट्ठा करने के लिए वह गांव दो धड़ों में बंटा रहे, उसके लिए इसके परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन हुआ। क्या हमारे गांव के पटेल सामंतों से ज्यादा जिम्मेदार नहीं थे किसानों पर जुल्म करने के लिए? अगर हाँ, तो आज के एमएलए, एमपी व अन्य नेता क्या इस बात के जिम्मेदार नहीं है कि वे किसान हितैषी नीति बनाने में कामयाब नहीं है और किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वाला सवाल है, फिर भी आप किसी भी समस्या के समाधान का होना या उसका डिले रहना, उसके लिए अंतिम रूप से सरकारें उत्तरदायी होती हैं। कोई समस्या समाधान हो रहा है तो सरकार कर रही है, अगर नहीं हो रहा तो भी सरकार नहीं कर रही है। बाकी सरकार सब कुछ कर सकती है। तो कोई भी चीज हो, चाहे खेती किसानी के मुद्दे हो या अन्य मुद्दे हो, अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उस जगह का जो जनप्रतिनिधि है उस बात के लिए अच्छे तरीके से पैरवी नहीं कर पाया है। अगर उसमें जोश, जुनून, जज्बा हो और वह अच्छे तरीके से पैरवी करे तो असंभव तो कुछ है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो? नहीं, मजबूरियां राजनेताओं के लिए नहीं होती हैं। राजनेताओं के लिए क्या मजबूरियां होगी, उनको काम करना है, काम होता है। अब ये है कि वो अपना फील्ड छोड़ देते हैं कि चुनाव जीत गए और कहीं इधर उधर हो गए, 5 साल में फिर आ जाएंगे, तो फिर काम कैसे हो? उन कामों के लिए तो पीछे पड़ा रहना पड़ता है। संदीप शर्मा जी हैं, अरविंद गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, आज तक भारत का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा? भारत का किस हिसाब से, कौन से हिसाब से पूछ रहे हैं युद्ध का? आज तक जो भारत की हिस्ट्री में जो युद्ध है, कि सबसे बड़ा युद्ध आपकी नजर में? पूरे भारतीय इतिहास में निर्णायक अलग अलग दृश्यों से हुए हैं। जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध निर्णायक था। अगर उसमें अकबर नहीं जीतता तो मुगल राज आज आपके नागपुर में समस्या नहीं होती। औरंगजेब की समस्या जो तात्कालिक खड़ी हुई है। निर्णायक पलासी का युद्ध था। अगर उसमें अंग्रेज नहीं जीतते तो परिस्थितियां अलग प्रकार की होती। वैसे ही कुछ निर्णायक शायद ये था पृथ्वीराज चौहान। हाँ बिल्कुल, तराइन का दूसरा युद्ध भी निर्णायक था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय नहीं होती तो विदेशी आते ही नहीं, शायद उनको वापस खदेड़ दिया जाता। 1857 भी अगर ढंग से हो जाता तो वहां पर अलग होता। 1857 के बारे में आम इतिहास के पाठक के अंदर 1857 की धारणा अलग है, और जो इतिहास को डूब के पढ़ता है उस वो कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो वो झांसी के लिए लड़ रही थी। पर्टिकुलर वो अपने अपने एरिया के, सब अपने अपने हितों के लिए, एरिया के लिए लड़ रहे थे। एक झंडे के नीचे सब वो एकजुट नहीं हो पाए, और वो उसकी असफलता का कारण भी था। राष्ट्रीय हित होता तो सब एकजुट हो पाते, उनमें आपसी तालमेल नहीं था। एक सवाल है, शायद वो स्किप में जाएगा क्या? अरविंद जी शायद सीकर के और आंदोलन के ही इतिहास को ज्यादा, फिर भी मैं लेता हूँ सवाल। फतेहपुर का क्या इतिहास था नवाबों के शासन के पहले, और चूरू के इतिहास के बारे में कुछ? स्किप वाले तो कोई बात नहीं है, मैंने आपके हर प्रश्न का जवाब दिया है। लेकिन ये जो फतेहपुर का इतिहास है या चूरू की बात है, तो मैं उनके बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरा जो समय है, मैंने मूल रूप से कंपटीशन एग्जाम्स की बुक्स लिखी हैं, और सीकर के किसान आंदोलन में सीकर की 2 घटनाओं के बारे में मैंने लिखा है। एक के बारे में मेरा काम कंप्लीट है, किताब पब्लिश नहीं हुई है। 1938 में जयपुर के शासक ने सीकर पर हमला कर दिया था।
राव राजा कल्याण सिंह के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय राजपूत और शासक वर्ग ने मुकाबला किया। तो उस घटना पे मैंने लिखा है और सीकर किसान आंदोलन पे लिखा है। इन दोनों के पीछे लिखने के पीछे एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है कि मैं जिस इलाके से हूं वहां की कोई घटना बड़ी हुई है तो कम से कम उसको इतिहास में अंकित होनी चाहिए। और बाकी इतना लंबा चौड़ा एरिया इतिहास का है तो हर आदमी के लिए उसको कवर करना संभव हो नहीं पाता है। अच्छा, एक सवाल है गुरुजी, क्या एआई छात्रों के लिए कैसा है? एआई के बारे में मुझे खुद कोई पता नहीं है, मैं तो किताबों में ढूंढता हूँ। जी जी। तो काफी सारे सवाल लिए आज अरविंद जी के साथ थे और मैं पर्सनल, मेरे लिए भी आज ये काफी अच्छा दिन था और मैं काफी अनुभव यहाँ से लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स वाले ज्यादा कर रहा था, लेकिन मैं करूंगा सब। ऐसा महसूस कर रहे होंगे आज आपने पॉलिटिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे। नहीं, मैं ऐसे महसूस नहीं कर रहा, मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बीए में मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ही मेरा जी था। मजा आ रहा है मुझे, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि चर्चा को, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं समय की भी, दर्शकों की भी, आपकी भी, तो मैं स्किप करूंगा। फिर कभी बैठेंगे, पर्सनली भी मैं आपके साथ बैठूंगा। तो मैं अब लाइव को, इस बातचीत को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। तो अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जनरली इंटरव्यू देते नहीं है, बहुत कम दिए आपने, लेकिन मैं इंटरव्यू के तौर पे नहीं आया था आज मैं जानकारी के तौर पे आया था। मतलब मेरा जो नॉलेज था वो बढ़ाने के बेसिस पे मैं आज आया। शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि आपका साक्षात्कार करूं या पॉडकास्ट में बैठूं आपके साथ। शर्मिंदा थोड़ी करेंगे आप मुझे। लेकिन मेरी एक दिल इच्छा थी कि मैं आपके साथ बैठ के चर्चा करूं। तो मुझे काफी मजा आया और काफी अच्छा भी लगा। बहुत सारी चीजें मैं अरविंद जी से लेके भी जाऊंगा, बहुत सारा नॉलेज, बातचीत का तरीका। तो अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे एक बार कहने पे ही जुड़े, एक कॉल पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे फॉलोवर्स, जो दर्शक हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ काफी सहयोग करें, मुझे काफी प्यार दें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फॉलोअर्स को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका स्नेह यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।